बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इस दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि रब्बे जुल जलाल आपके रिस्क को बरकत और आपके दिल को इत्मीनान से भर दे। मैं हूं आपका मेजबान उज़ैर मलिक और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा फेवरेट मॉर्निंग शो सुनो पाकिस्तान। मैं हूं माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी नाज़रीन तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आप सबको इस खूबसूरत सुबह में खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम देख रहे हैं जहां परिंदों की चहचहाट जो है चहचहाट आज दोबारा गए चहचहाहट नहीं बोला जाएगा, जिंदगी का एहसास दिलाती है। वहीं हम देख रहे हैं आलमी उफक से आने वाली जो खबरें हैं वो दिल को थोड़ा बोझल भी कर रही हैं। मशरिक़ वस्ता में बारूद की जो बू है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। ईरान पर मुसल्लत जंग का आज 34वां रोज़ बल्कि हो चुका है और अमरीका जंग से जान छुड़वाना चाह रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाक चीन जो 5 निकाती मंसूबा है वो देख रहे हैं इस दहकती आग को ठंडा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और पंजाब में जी इसके साथ साथ स्कूलों के औकात बदल दिए गए हैं, जुम्मे को भी छुट्टी हुआ करेगी। तालीमी पॉलिसीज़ में बार बार तब्दीलियों के साथ साथ वफाकी हुकूमत की सोलर सारिफीन के लिए नई पॉलिसी पर भी इस प्रोग्राम में आज बात करेंगे। और पाकिस्तानियों के लिए UAE के जी अचानक दरवाजे क्यों खुल गए हैं, इसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और इन तमाम संजीदा मौज़ूआत के साथ साथ आपकी सेहत और माशरती जिम्मेदारियों पर भी बात होगी। शादियों का सीजन है, क्या बगैर डाइटिंग के वजन कम हो सकता है, इसका सीक्रेट भी हम जानेंगे। और आज साथ ही आपको बता दें कि ऑटिज्म से आगाही और बच्चों की किताबों का आलमी दिन भी है। हम बात करेंगे डिजिटल दौर में किताबों की खुशबू बच्चों तक कैसे पहुंचाई जाए और ऑटिज्म के शिकार खास बच्चों को मुआशरे का कारआमद हिस्सा कैसे बनाया जाए। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी इस दिन के हवाले से खुसूसी पैगाम जारी किया, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, मालूमात, तज्ज़ियों और सेहत को बेहतर करने के भरपूर मशवरों का ये सफ़र हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले अपने सेगमेंट की जानिब। और आपको बता दें कि ईरान पर मुसल्लत अमरीका और इसराइल की जारहियत आज 34वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है। एक तरफ तेहरान, इस्फहान और बंदर अब्बास जैसे शहरों की शहरी तनसीबात पर इसराइली और अमरीकी बमबारी जारी है, तो दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने साफ कह दिया है कि उन्हें वाशिंगटन पर 0% ट्रस्ट है। ये महज दो मुल्कों की लड़ाई नहीं रही, बल्कि इसने नेटो के अंदर भी दरारें डाल दी हैं, जहां पर फ्रांस और इटली जैसे ममालिक अब अमरीका के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर रहे। बिल्कुल ऐसे ही। और अमरीकी सदर भी बार बार अपने बयानात बदल रहे हैं। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान है और कौम से खिताब में कहा जी कि ईरान के खिलाफ जंग आइंदा 2 से 3 हफ्तों तक जारी रहेगी। मुतालिबात न मानने की सूरत में ईरान में हर चीज़ को निशाना बनाएंगे और ईरान में अपने अहदाफ के बहुत करीब हैं। ईरान की एटम बम बनाने की जो सलाहियत है वो ख़त्म कर दी है और ईरान की लीडरशिप, फ़ज़ाइया, नेवी और हथियारों को जी तबाह कर दिया और ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे डोनाल्ड ट्रंप के बकौल। और ईरान के खिलाफ जंग से इनकार करने वाले ममालिक अमरीका से तेल खरीद लें, ऐसा नहीं कर सकते तो वो ममालिक हिम्मत करें और आबनाए हरमस से जाकर तेल खरीद लें। और वेनेजुएला की बात करें तो उसके बाद हमने देखा मशरिक़ वस्ता के तेल की अब जो वो कहते हैं कि जी ज़रूरत नहीं रही। ट्रंप का ईरानी हुकूमत पर 45,000 मुजाहिरीन को कत्ल करने का इल्ज़ाम। माहिर दिफाई उमूर एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब से भी इस हवाले से बात करेंगे और शाजिया चीमा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। दोनों मेहमानों को जी प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। आप दोनों के वक्त का शुक्रिया। शाजिया चीमा साहिबा, आपकी जानिब आऊँगी। जिस तरह से हम देख रहे थे, डिस्कशन भी हो रही थी कि कहीं ना कहीं शायद जंग थमने का नाम ले रही है, सालिसी का किरदार अदा किया जा रहा है, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे, मुतालिबात मनवाएंगे, कुछ लो और कुछ दो वाली पॉलिसी होगी। लेकिन उस सारी सूरत हाल के बाद डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने तो नक्शा ही बदल दिया है। वो तो कहते हैं कि जी अब एटम बॉम्ब भी नहीं रखने देंगे, हथियारों को तबाह कर दिया है, उनके बकौल तो उन्होंने जंग जीत ली है और मजीद जारी भी रहेगी। ये क्या डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने कल की तकरीर में कुछ भी ऐसा नहीं कहा जितना हम इंतजार कर रहे थे। कुछ नया नहीं था। वही था कि ईरान जो है उसको न्यूक्लियर उसका प्रोग्राम जो है हमने तबाह बर्बाद कर देना है, कुछ कर दिया है। और साथ में ये कि हम जंग जीत रहे हैं और हम जंग नहीं रोकेंगे। और आपने वेनेजुएला में हमारी फतह देख ही ली है, तो हम अपने जो मकासद हैं उनके हसूल तक जो है वो हमेशा ऐसा करते हैं। और प्लस उन्होंने साथ में एक जो नया कुछ जो बीच में टिटबिट्स ऐड की, उनमें ये कि जी अमेरिका की हिस्ट्री है कि हम मुज़ाकरात से मसले का हल करते हैं, हम बातचीत से मसले का हल करते हैं। हम ईरानियों से बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे थे मगर वो बाज ही नहीं आ रहे। वो एक रोग स्टेट है और 40,000 उन्होंने अपना बंदा जो है वो जो मुजाहिरों में मार दिया है।
प्लस अभी भी उनके वो लोग अपने ही लोगों की जानें ले रहे हैं, 13 हमारे लोग मर गए हैं, 150 जो हैं वो ज़ख्मी हैं वगैरह, वगैरह। तो तकरीर से पहले हमारा ये ख़्याल था 50-50 चांस था कि 50% वो कहेंगे क्योंकि अमेरिका के अंदर लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, तो 3 दिन जो है उससे पहले वो मार्केट्स को थोड़ा-सा क्लोजिंग पे स्टेबल करते हुए कहेंगे कि जी हम जंग से बाहर आ रहे हैं, और 50% चांस था कि वो ये कहेंगे कि हम ग्राउंड इन्वेजन जो है वो करने लगे हैं। सही। लेकिन उनकी अपनी जो हिपोक्रेसी है और जो उनकी शोबदाबाजी है, जिसको वो अपना 4D या 5D चेस कहते हैं, कि ना तो जो है ना वो खुलते हैं, खुल के सामने आते हैं, और ना ही पर्दे के पीछे पूरी तरह से जाते हैं, और वही बेरब्त बेतुकी बातें हैं कि जिसमें से कोई भी सेन आदमी जो है वो उसमें से उसका कोई मतलब ही नहीं निकाल मतलब ही सकता। नहीं ये तो निकाल सुबह सकता। शाम आप अपने ट्रुथ सोशल पे लिख ही रहे हैं कि जी हमने 3 हफ्ते में ये करना है, हमने 4 हफ्ते में ये करना है। आप कौम से खिताब कर रहे थे, आपको कोई फ्रेमवर्क देना चाहिए था, आपको कोई लॉजिकल जस्टिफिकेशन देनी चाहिए थी। ये क्या जस्टिफिकेशन है जी, अमेरिकी मुज़ाकरात बहुत अच्छे करते हैं और हम मुज़ाकरात कर कर के थक गए हैं। तो ये आप किसको बेच रहे हैं कि मुज़ाकरात आप बिल्कुल करते वही हैं, और वही आप पुराना स्क्रिप्ट वो है तो जो कि ईरान दोबारा मान से नहीं रहा। दोहराया जा रहा है। शाजिया साहिबा, खालिद साहब आपकी जानिब आएंगे। सर, जो बातें की जा रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि 2 से 3 हफ्तों तक बड़े हमले हम करेंगे और बड़े शदीद हमले करने जा रहे हैं हम ईरान के ऊपर, तेल की तनसीबात को भी निशाना बनाया जाएगा, तो आप आने वाले दिनों में हालात क्या देख रहे हैं पूरी दुनिया की, खासतौर पर इस खत्ते के हवाले से अगर हम देखें तो तेल की तनसीबात को निशाना बनाने की भी बात हो रही है, और डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि जनाब जिसको पेट्रोल चाहिए, आप ना हुर्मस खुले ना खुले, आप हमसे तेल खरीद लें। क्या अमेरिका के पास इतना तेल मौजूद है कि वो तमाम ममालिक की ज़रूरियात पूरी कर सके, और आने वाले दिनों में आप क्या नक्शा देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया उज़ैर और माहम, आपने इनवाइट किया। देखिए, अमेरिका के पास तेल तो बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जाहिर है वो इस वक्त उनकी साख इतनी गिरी हुई है कि वो अपना रिजर्व तेल भी शायद निकालें। अदरवाइज तो सबसे ज्यादा तेल अमेरिका खुद खरीदता है, लेकिन अपना तेल होने के बावजूद। और डॉक्टर साहबा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि इसमें कुछ भी नहीं था। रात को भी कुछ चैनल्स पर मैं यही बात कर रहा था और बहुत सारे तज्जियाकार ये समझ रहे थे कि शायद ये सुबह ऐलान कर देंगे, क्योंकि इतने अनप्रिडिक्टेबल हैं, या कम से कम शॉर्ट रोड मैप दे देंगे कि इतने दिन तक मैं ये क्लोज कर दूंगा। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप का तो हम जानते हैं कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, वही उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी है कि वो गैस वर्क भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतने इतने जल्दी बयान बदलते रहे हैं। अब मेरा मानना ये है कि उन्होंने ये इसलिए किया है कि उनको लगा कि दुनिया में एक परसेप्शन बन रही है या बन चुकी है कि अमेरिका ऑलमोस्ट हार रहा है, ईरान बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पोजीशन गेन कर चुका है, कम से कम नेगोशिएशन के लिए। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो आपकी पावर टू हर्ट होती है वो पावर टू बार्गेन होती है। तो दुनिया को लगना शुरू हो गया है कि अमेरिका की पावर टू हर्ट कम होती जा रही है, वो नहीं उस तरह ईरान को कर रहे, और ईरान ने कम बैक किया है। तो जब इस तरह का एक परसेप्शन बन जाए तो नेगोशिएशन जब भी हो आपकी एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन हो जाती है। जब दुनिया या न्यूट्रल लोग ये मानना शुरू हो जाएं कि आपकी पोजीशन जो है वो इतनी रही नहीं है हर्ट करने की, तो इसका मतलब है कि आपको बार्गेन भी उतनी नहीं मिलेगी। आज से 4-5 हफ्ते पीछे चले जाएं, जब ईरान पर हमला नहीं हुआ था तो हम समझ रहे थे कि ईरान को चंद दिनों में बहुत ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन करेंगे और घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे और हर चीज पर कहेंगे बस आप दस्तखत करें तो आपको माफी मिलेगी। वो तो हुआ नहीं। तो आई थिंक ईरान ने अपनी पोजीशन रीगेन की। तो अब ये बयान जो दिए हैं उन्होंने कि मैसिव डिस्ट्रक्शन करेंगे आने वाले हफ्तों में, ये भी नहीं छोड़ेंगे, उनका मतलब ये है अपनी काबिलियत बढ़ाना कि हम बहुत कुछ अभी कर सकते हैं ताकि हमें बेहतर नेगोशिएशन की लेवरेज मिल सके। और ईरान की ये अगर खुशफहमी या गलत फहमी या सही फहमी जो भी है उसके ज़हन में कि वो जीत रहा है, उसको उन्होंने न्यूट्रलाइज करने की एक और कोशिश की है। लेकिन आखिरी बात मैं इस पे जुमले में कहता चलूं, इंतजार करें, शायद शाम तक या कल सुबह एक और बयान आएगा जो इसको भी कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और हमने देखा भी है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई एक बयान रहता नहीं है, इसलिए उनकी पॉलिसी भी वाज़ेह तौर पर समझ नहीं आती है। शाज़िया चीमा साहिबा, आपकी जानिब भी आऊँगी। जिस तरह से डिस्कशन भी हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को ज़्यादा कोई सीरियस अब लिया नहीं जा सकता, क्योंकि वो एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ कहते हैं, और होपफुली शायद नेक्स्ट डे ये कह दें कि मुज़ाकरात जी कामयाब हो गए और कोई सेफ एग्जिट ढूंढ लें। तो ये सारी जो बयानात की तब्दीली है, ये सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, उनकी प्री प्लानिंग या जो प्लानिंग जो नाकाम नजर आ रही है, आपको लगता है कि अब उनको सेफ एग्जिट नहीं मिल पा रहा क्योंकि ईरान वो मार्जिन दे नहीं रहा, क्योंकि ईरान ने डट गया और उसने अपने जो शराइत रख दी हैं वो माने बगैर अब अमेरिका एग्जिट नहीं कर पाएगा? देखिए, ट्रंप की बातों को नजरअंदाज किया जा सकता है अगर उनकी बातों से पूरी दुनिया जो है उसके अंदर तबाही ना फैल रही हो। तो ट्रंप की बातें जो हैं वो हम जैसे लोगों को ध्यान लगाने
लिए हैं, जैसे बच्चे के हाथ में आप खिलौना दे देते हैं कि चलो जी अब सारा दिन आप इसके साथ खेलते रहो, हाँ। बजाते रहो। और आपने देखा होगा कि उनके बयानात के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल अफेयर का पूरे दिन का रन डाउन जो है वो टीवी स्टेशंस का बनता है और पूरी दुनिया में बनता है। अब उन्होंने सिर्फ ये बात की होती है मुझे और आपको ध्यान लगाने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं कोई एक प्रोग्राम, कोई ना कोई फ्रेमवर्क मौजूद होता है। और उस फ्रेमवर्क में जैसे कि चिश्ती साहब फरमा रहे थे कि ये अंडरस्टैंडिंग पहले कि ये जी वीकेंड वॉर है और ऑ और शौक से हम अपने अहदाफ हासिल कर लेंगे, जिसका नॉस्टैल्जिया उन्होंने स्पीच में भी कहा कि हम वो हैं जिन्होंने वेनेज़ुएला में देखा क्या कर दिखाया, वगैरह-वगैरह, मैं पैराफ्रेज़ कर रही हूँ। तो उनका अब ये है कि उनके जो प्लान करने वाले हैं वो किसी हतमी नतीजे पे पहुँचना चाहते हैं। ये बात हमें हर सूरत में समझनी चाहिए कि वो इसको कहीं बीच रास्ते में इस तरह से नहीं रोकना चाहते। तो हतमी नतीजे का मतलब है कि वो जो संक कॉस्ट पॉलिसी है उसके तहत 30-40 हज़ार बंदे जो हैं वो ग्राउंड सोल्जर भेजने के बारे में गौर कर रहे हैं। और अगर गौर कर रहे हैं तो फिर कहाँ भेज रहे हैं? कश्मीर पे भेज रहे हैं। बंदर अब्बास की बात कर रहे थे जो हैं वो उनके एक जनरल। यूएई ने कहा है कि जी हम इस जंग में शामिल हैं तो हमें अबू मूसा वापस लेके दे दें हमारे डिस्प्यूटेड आइलैंड। तो ये चीज़ें जो हैं वो उनके बयानात के मिज़ाज से थोड़ी-सी ज़्यादा संजीदा हो जाती हैं, फिर हमें बैठ के उनको डिस्कस भी करना पड़ता है, उसके अंदर से पार्सिंग करनी पड़ती है कि चीज़ें हो क्या रही हैं। तो चीज़ ये है कि हॉस्टिलिटी नहीं रुक रही है, क्योंकि एम्पायर जो है वो डूबते-डूबते बहुत नुकसान करने वाली है। और सर्गेई लैवरोव जो हैं उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है और जिसके अंदर उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली ये हिंट किया है कि इस बात के चांसेस हैं कि जो इसराइल है वो लिमिटेड टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है वो चिश्ती साहब बेहतर फरमा सकते हैं, मेरा वो एरिया नहीं है। तो इस तरह की कोई चीज़ ढकी छुपी सी जो कि न्यूक्लियर होगी, जिसको दुनिया के सामने लिमिटेड भी कहा जाएगा, टैक्टिकल भी कहा जाएगा। तो उन्होंने बहुत इस तरफ इशारा किया है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक है और मत सोचो अगर जो सोच रहा है। तो अब ये हार तो रहे हैं, तो हारने के लिए हम हमारे सामने फजूल किस्म की स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं। जैसे कि ट्रंप ने कहा कि जी ईरानियों ने कहा हमारे आयतुल्लाह बन जाइए, मैंने कहा नो थैंक यू। तो इसमें तो होना ही चाहिए, हम पॉपकॉर्न बना लें, बैठ के एन्जॉय करें। हम एन्जॉय तो कर सकते, हमारे सर के ऊपर मौत मुसल्लत की हुई है इन लोगों ने। ये पागल, डिरेंज्ड, डिलूजनल एप्स्टीन क्लास जो है, ये ज़ॉम्बीज़ को इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाना चाहिए, इनका कोई इलाज होना चाहिए, इनको इलेक्ट्रिक चेयर्स पे बैठे हुए होना चाहिए। ये बैठकर दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं और बाकी इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एम्पायर जो हैं जब ओवरस्टेच कर जाती हैं तो वो अपना नुकसान करती हैं, तो फिर उनको सलीके और तरीके से सिमट के बिल्कुल शाज़िया साहिबा समझने को तैयार नहीं है और हादसा ही ज़रूरी है इन्हें सिखाने के लिए कोई, जो कि हो भी रहा है, हम देख रहे हैं। खालिद साहब आपकी जानिब आएंगे। एक तो जो शाज़िया साहिबा ने बड़ा अहम नुक्ता उठाते हुए आपकी तरफ इशारा किया कि आप बेहतर समझा सकते हैं, तो इस नुक्ते को भी एक्सप्लेन कीजिएगा। और साथ ही साथ पोलैंड ने जो अपना पैट्रियट सिस्टम मशरिक़ वस्ता भेजने से इनकार किया है, आप क्या समझते हैं कि बरतानिया के अलावा क्या बाकी यूरोपीय ममालिक अब इस जंग का मुकम्मल तौर पर हम देखने के लाताल्लुक होते जा रहे हैं इससे? जो डॉक्टर शाज़िया कह रही थी, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मिलिट्री ऐड करने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर पर्सपेक्टिव। देखिए, जब ये कंट्रोल प्रेसिडेंट ट्रंप को ये लगता है कि मैं कंट्रोल में हूँ, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूँ, तो जाहिर है इसको कंट्रोल कहते हैं। लेकिन जिसको वो इशारा कर रही थी कि अगर वो गलत फहमी पे मुनसर हो तो उसको कहते हैं डिल्यूजनल कंट्रोल। यानी आप समझते हैं कि आपका कंट्रोल है लेकिन होता नहीं है आपका कंट्रोल। और अगर आपका डिल्यूजनल कंट्रोल होता है तो फिर एक और मसला हो जाता है, क्योंकि आप समझते हैं कि मेरे पास कंट्रोल बहुत है और मैं अपनी मर्जी की एस्केलेशन कर सकता हूं, जैसे उन्होंने कहा है कि मैं 2-3 हफ्ते ये करूंगा। तो जो एस्केलेशन होती है वो भी डिसेप्टिव एस्केलेशन होती है। वो आप समझते हैं कि आप एस्केलेट कर रहे हैं, लेकिन ईरान का रिस्पांस देख के हम समझते हैं कि ये भी एक डिसेप्टिव एस्केलेशन होगी। अगर आपको ये मान है कि मेरा कंट्रोल है तो वो एक्चुअल तो उतना है नहीं। वो तो बहुत ज्यादा इनिशिएटिव जो है, जो वो बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल जो है, जो वॉर के जो सेगमेंट्स हैं, वो तो ईरान अपने पास लेके हुआ है, क्योंकि जंग अनफोल्ड करना अमेरिका के बस में था, उसने कर दिया। इनिशिएटिव दुनिया की सुपर पावर होने के नाते से उनके पास बहुत बड़े एडवांटेजेस थे। कंट्रोल उनके पास था, इनिशिएटिव उनके पास था, टाइमिंग उनके पास था, मर्जी उनकी थी, टारगेटिंग स्ट्रैटेजी की, इंटेंसिटी कितनी से हमला करना है, 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बुलाने हैं, 100 जहाज भेजना है या 500 भेजना है, उनकी मर्जी। इतना कुछ होने के बावजूद कंट्रोल या डिग्री ऑफ कंट्रोल काउंटर कर दिया वो सारे का सारा ईरान ने। तो जब आप अनलीश करते हैं तो आपकी केमिस्ट्री, विनिंग केमिस्ट्री के अंदर दुश्मन का रिस्पांस बिल्ड इन हो जाता है, और वो हो चुका है ईरान का। वो जाहिर है उसकी मर्जी हो रही है कि डिक्टेट अब वो भी आपको कर रहा है। अब ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर या दूसरे कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये भी एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो
एक डॉक्टर शासी एग्री करेंगी कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद ऑब्वियसली जो उससे पहले जो कुछ हुआ, अमेरिका ने जो कुछ किया, रिस्पॉन्सिबल एक्ट किया, जो न्यूक्लियर फेंका गया है हिरोशिमा नागासाकी पर, तो वो अमेरिका नहीं किया था। तो कर तो वो कुछ भी सकते हैं, लेकिन वो अपने आप को याद कराते हैं और लोगों को याद कराना चाहते हैं कि मेरा माइट कितना है, मेरी ताकत कितनी है, इसे मुझे नेगोशिएशन की पावर या बार्गेन चिप बेहतर दे दो। लेकिन ईरान जाहिर है एक आइडियोलॉजिकल मुल्क है, सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। तो जब सर्वाइवल की को मुल्क जंग लड़ रहा हो, तो अभी हो या वियतनाम लड़ रहा हो, हिस्ट्री कहती है कि जो सर्वाइवल की जंग लड़ता है वो ही ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। जैसे पाकिस्तान इंडिया की सूरत में भी मई 2025 में आपने देखा, इंडिया किसी और डिजाइन से आया था, हम एक सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे, तो अल्लाह ने हमें इज्जत बख्शी। बेशक ऐसे ही, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया खालिद साहब, आपने बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाजिया चीमा हमारे साथ मौजूद थी और अपना तजिया पेश करी थी आपके वक्त का। और जिस तरह से सारी सूरत हाल बनी हुई है, वाकई डोनाल्ड ट्रंप एक बयान देते हैं और फिर सुर्खियों में आ जाते हैं, ये वही वाली बात होगी। और शाजिया साहिबा ने बहुत एक्यूरेट बात की है कि वो डिस्कशन का बस पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको कोई सेफ एग्जिट मिल नहीं रहा है। तो कोई बयान देकर कोई ना कोई इस तरह की बात करके अगले दिन बयान फिर बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर इस तरह के बयान इतना इंतजार किया जा रहा था कि पता नहीं शायद कितना हम खिताब होने वाला है, और शायद वो कह दें कि डोनाल्ड ट्रंप आकर ये कहें कि अपने खिताब के अंदर कि हम जंग खत्म कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई और वही पुराना स्क्रिप्ट जो है वहाँ उसी को दोहराया गया। मैं ख्याल उसको अब ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों को वैसे ही याद हो चुका है। तो ब्रेक की जाने बढ़ते हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ईद पर दस्तरखान भरपूर सजे, लजीज पकवान चले और नतीजा कि तराजू की सुई अब दाएं जानिब झुकती ही चली जा रही है, चाहे वो सुई वाला या फिर डिजिटल वाला हम आप कह लें कि स्केल है, उस पे नंबर जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। और ऊपर से आप देखें कि फौरन ईद के दूसरे दिन से ही वहां शादियों का सीजन शुरू हो चुका हुआ था। तो अब हर एक की ख्वाहिश है कि जनाब कोई जादुई छड़ी आ जाए कि वजन कम करें, ताकि जो लिबास सिलवाया था, जो लेकर आए थे, खरीदा था, वो अब फिट भी आ सके। तो सवाल ये कि इन चंद दिनों में क्या ये मुमकिन हो सकता है या नहीं? जी उज़ैर, मुमकिन हो सकता है। हमारे पास है ना नहीं हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं मालूम, तो उनसे ही तलाश करेंगे कि हम दिनों में या हफ्तों में, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं कि वज़न कम कैसे कर सकते हैं, मेटाबॉलिज्म का कितना किरदार होता है, खुराक का कितना किरदार होता है, और एक्सरसाइज क्या कर सकती है। मतलब ये सारे नुस्खे टोट के नईमा आपा की तरफ ही चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर, और उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। नईमा आपा, वजन बढ़ गया है, मसला देखते हुए मुझे वेलकम किया। सादा प्यारे कलर लग रहे हैं, हाँ, कलरफुल और जिंदगी रंगीन है ना, कलरफुल है, तो इसको आप अच्छे तरीके से और देखिए, अगर वजन ऐसे कम करना है तो और तो बहुत ही जबरदस्त बात है। यही है कॉम्बिनेशन आप लोग अच्छे तरीके से करें, और जो चीजें आती है ना मार्केट में कम टाइम के लिए, आप उनसे फायदा उठाएं। देखिए, रमजान में साल में एक बार आता है, लेकिन आप उसका नाजायज फायदा उठा लेते हैं। वाहिद फायदे में ही तो 3-4 किलो लोग बढ़ा लेते हैं, अब वो कम कैसे करना है ये बता दें हमें। बहुत ही आसान है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम आगाज इस बात से करते हैं, मोटापा ना 3 तरह का होता है, ठीक है। एक तो आपका दायमी सारी जिंदगी से मोटापा कि आप उसके साथ इजी हैं। एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है इंसान की, एक ये होता है कि वक्ती आता है वक्ती चला जाता है, ठीक है। तो ये जो मोटापा जिसकी आप लोग बात करें, ये वक्ती आया है, ठीक है ना, तो ये आराम से चला भी जाएगा, ठीक है, दबे पाँव निकल जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे कि मेहमान ना बन के रहे तो बहुत आसान है, मार्केट में बहुत चीजें आई हुई हैं। आप अपना लाइफस्टाइल देखिए, सबसे पहले मैं यही बात करती हूँ, खाने का स्टाइल, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल, दोनों ही खराब है। तो आपने एक टाइम के लिए वेट गेन कर लिया। आज हम बात कर रहे हैं उसके कि ईद के बाद दावतें, शादियां, और फिर रमजान में हमने फ्रूट और ये और वो स्मूदीज इस तरह पी के वेट गेन कर लिया था, तो बड़ी आसानी से आप उसको भगा सकते हैं। आजकल मार्केट में ना आई हुई है स्ट्रॉबेरी, ठीक है, खट्टे मीठे टेस्ट के साथ, ठीक है। आप अपने मोटापे को ऐसे भगाएंगे कि आपके गाल भी पिंक हो जाएंगे। देखिए, बिल्कुल नहीं मिलता ये, लेकिन मिलेगा, ठीक है ना। बिल्कुल रदीफ काफी, हमने बिल्कुल उल्ट करके मिलाएं, लेकिन ये हकीकत है। 15 दिन करें लगातार, इंशाल्लाह आप स्मार्ट भी हो जाएंगे, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगा। अगर आपका पेट बढ़ गया है तो वो भी ठीक कम हो जाएगा, और आपके जो चीक्स है ना वो पिंक हो जाएंगे। ये शर्त है, नेचुरल मेकअप होगा। करना क्या है कि सिर्फ ½ kg स्ट्रॉबेरी, ठीक है, एक दिन में ½ kg स्ट्रॉबेरी एक दिन में आपने क्या करना, लेनी फ्रेश है, कोई 15-20 किलो लेके नहीं रखनी है, ठीक है, फ्रेश लेनी है। और आजकल तो पेस्टिसाइड, ये क्या कहते हैं कि साइंस भी मान गई, पेस्टिसाइड स्ट्रॉबेरी में या इस तरह की बेरीज, जिस तरह भी जो भी चीजें होती है, स्प्रे का इसके अंदर कंटेंट होता है। उसको साफ करने का जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आपने डेली लेना, डेली साफ करना है। इसको वॉश करके एक बाउल के अंदर आपने सिरका डालना है। सिरके के अंदर इसको आपने तकरीबन जब 10 मिनट हो जाए सोक किए, तो ऊपर से थोड़ा सा आप विनेगर डाल दें, बस। फिर आप इसको स्ट्रेन करके रखें, ये सेफ, ठीक है। हाँ जी, तो आपने करना ये है कि इसको बगैर चीनी, बगैर नमक,
इसका जो असली टेस्ट है आपा ये पानी में रख के, मतलब पानी में रखना, आपने इसको वॉश कर लिया, ठीक है, एक बाउल के अंदर पानी में डाल के 10-15 मिनट के लिए रख लिया, विनेगर डाल के, ऊपर से मीठा सोडा डाल दे, या मीठा सोडा डाल के रख लिया आपने, ऊपर से विनेगर डाल दिया, लेमन डाल दे, कोई भी सिट्रिक चीज कोई भी डाल दे, तो इसका जो पेस्टिसाइड का जो असर है ना वो खत्म हो जाएगा। ये एक टोटका आपके लिए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपने ½ kg स्ट्रॉबेरी खानी नहीं है, इसकी स्मूदी बना के पी ले, ठीक है। इससे आपको एक तो बहुत अच्छी डकार आएगी, रिफ्रेशिंग, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी है, फाइबर है, पानी तो होता ही है। आप 15 दिन लगातार करें, इंशाल्लाह आपका वेट भी कम होगा, आपका पेट भी कम होगा। वेट भी कम होगा, वेट भी कम होगा, पेट भी कम होगा, ठीक है ना। बहुत ही सादा सा नुस्खा। अगली चीज जो आती है माहम, वो है, देखिए ये है अमरूद। अमरूद स्पेशल मैं इसीलिए लेके आई हूँ कि आपको ये नजर आ रहा है कि ये कच्चा पक्का अमरूद है, ठीक है। अगर आप इसका एक सिर्फ ये इतना सा अमरूद लेके इसके साथ आप इसके पत्ते भी जाया नहीं करने, पत्तों से भी वेट कम होता है, ठीक है। आपको, हाँ जी, पत्तों से वेट भी कम होता है और आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होता है। और सबसे बड़ी चीज जो मैं इसको यूज करती हूँ, इससे शुगर कंट्रोल होता है। इसके पत्तों का अगर आप कहवा पियेंगे ना, अमरूद के पत्तों का अगर आप कहवा पीते, 3-4 पत्ते फ्रेश लगे हुए, आपने पानी उबाला, जिस तरह आपने थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी सौंफ, इलायची डाल के 3-4 पत्ते डाल दिए हाथ से यूं मरोड़ के, सही, तो उसको स्टीम करके स्ट्रेन करके पिए, तो आपका जो शुगर एकदम से जो स्पाइक कर जाता है ना, इवन के मेरा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं करता, कभी मुझे किसी चीज की टेंशन हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो अचानक से कर जाए, तो मैं ये चीजें इस्तेमाल करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह शुगर लेवल आपका फौरन से, आपके गुब्बारे में से हवा निकलती है, ऐसे आपका शुगर लेवल नीचे आता है। अब बात हो रही है क्योंकि इधर वेट की, तो वेट के लिए आपने ये करना है, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफेद जीरा, ठीक है, और थोड़ी सी अजवाइन। अच्छा, थोड़ी सी अजवाइन आपने ये करनी, 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर ये अमरूद काट के डाल देना है, पत्ते नहीं डालने आपने, ठीक है। आपने उसको ब्लेंड करना है, ब्लेंड करके ये स्मूदी आप पीना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि फटाफट आपको डकार आएगी और फटाफट आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एटलीस्ट जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगली चीज ठीक हो गया, ये अगली चीज आप इसमें चाहे तो पुदीना, आप चाहें तो पुदीना इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर आप चलते फिरते आप कहते हैं कि स्मूदी बनाने का टाइम नहीं है, हम क्या करें, बस जल्दी है, जिस तरह सुबह आप मुझसे पहले आके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ ऑफिस में आके लेट से आपने 1 गिलास पानी लिया है, मैं आपको करके दिखाती हूँ, लेकिन ये वाला जो पानी ये है, ये आपने गर्म लेना है, ठीक है। ये गर्म पानी ले लिया आपने। गर्म पानी के अंदर आपने करना ये है उजैर कि जिस तरह लेट से ये 3 से 4 पुदीने की पत्तियां डाल दी, इस तरह तोड़ के, ठीक हो गया, पुदीने की पत्तियां डाल दी, और साथ में आपने, मैं इस चीज को कहती नहीं हूँ कि आपने स्लाइस इसके डालने हैं, मैं थोड़ा सा कूट के डालती हूँ, ये एक मिथ है, टोटका है, टोटके को टोटके के तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन अब नहीं आप लोगों के पास, तो आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये करना है कि इसके स्लाइस डाल दे इसके अंदर, चाहे तो आप अपनी बोतल के अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक हो गया। हाँ जी, ये आप अपनी इसकी बोतल के अंदर डालें, मैं बोतल के अंदर आपको डाल के दिखाती हूँ, ये बोतल है आपकी, ठीक हो गया, हाँ ठीक हो गया, हाँ। ये देखिए, ये धुला हुआ पुदीना, ये आपने पुदीना डाल दिया, ठीक हो गया। अब आपने करना ये है कि लेमन के जो स्लाइस है, ये ½ लेमन डाल दें या लेमन के स्लाइस डाल दें, ठीक हो गया, इस तरीके से 2 से 3 आपने स्लाइस डालने, और इसको आप सारा दिन हिला के, बोतल खत्म हो गई आप थोड़ा सा भर लें, ठीक हो गया ना इसके अंदर। हाँ, ये सिंपल, ये देखिए खूबसूरत भी, जो चीज आंखों को अच्छी लगेगी वो अंदर को भी यकीनन अच्छी लगेगी। ये आपका बन गया है, आपका वेट लॉस कहवा या वेट लॉस वाटर, इसको आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। अगर आप इसको गर्म, मैंने कहा है कि गर्म पानी डालना है, गर्म पानी डालेंगे तो कहवे की तरह पिएंगे। आप बैठे भी हैं, क्योंकि बैठे हुए लोगों को, ऑफिस में बैठे लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि पेट बढ़ जाता है उनका, ठीक है ना, पेट पे ज्यादा एकदम से फैट जमा होना शुरू हो जाती है, तो आपके पेट की फैट को ये बिल्कुल बर्न कर देगा। पीने के लिए भी आ गया, स्मूदी बन गई, फ्रूट्स भी आ गए। अब ये जो है, ये जो दूसरे लवाजमात जो हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगी अभी, ठीक है। ये देखिए कि छोटा सा गिलास है मेरे पास, इसके अंदर पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये छोटा सा गिलास है, ये है चलते फिरते सेहत, ठीक है। सेहत आपकी जेब में, आपकी पॉकेट में, आपके पर्स में, ठीक हो गया। आपने बस ये है कि ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है, और जिंदगी क्योंकि एक बार मिली, हसीन तरीके से इसको गुजारें। बेशक ऐसे ये चीज पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी सी आपने लेनी है माहम, ठीक है। ये आपको ना मोटा नहीं होने देगी, आपको मोटा नहीं होने देगी, जो मोटे हैं वो स्मार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप मोटे होने की बताएं फिर कोई आपको मोटा नहीं, वो स्मार्ट अच्छी लग रही है ना। अच्छा आपा, ये है क्या? मैं अब यही बताने लगी, पहले आप इसको इतना तजस्सुस हो गया, इतना तजस्सुस, आपको तो एटलीस्ट मोटा नहीं होने देगी, सबको आप जैसा कर देगी, ठीक हो गया, ठीक है। इसमें डाला मैंने क्या क्या है, इसमें डाला है मैंने सूंड पाउडर, ठीक हो गया, साथ में है अजवाइन, अजवाइन मिकदार मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये है सफेद जीरा,
सौंफ, सौंफ के साथ है सब्ज इलायची, सब्ज इलायची के साथ खुश्क पुदीना, और थोड़ा सा ये है नींबू का सत जिसको हम बोलते हैं ना, लेमन सॉस जिसको हम बोलते हैं, या आप टाटरी बोलते हैं, ठीक है। सारी चीजें आपने इक्वल क्वांटिटी में लेनी है, ठीक हो गया। सूंड पाउडर, ये तीनों चीजें सॉरी इक्वल क्वांटिटी में है। सूंड पाउडर इनसे 10% कम लेना। लेट से मैंने ये 50 ग्राम लिए थे, तो मैंने ये 40 ग्राम लिया था, ये जो है मैंने सिर्फ 10 ग्राम लिया, ठीक हो गया। ये मैंने मिला के एक पाउडर बना लिया। आप दावतों पे जाते हैं, आप शादियों में जाते हैं, आप जहां भी जाते हैं, आपने आखिर में कहवा पीना गर्म पानी में मिक्स करके पिए या ठंडे पानी, नॉर्मल पानी में, ठंडे में मैं नहीं कह रही, नॉर्मल पानी में मिक्स करके पिए। ये चलती फिरती सेहत आपकी पर्स में मौजूद होगी। इंशाल्लाह आप मोटे नहीं हो सकेंगे, ना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा, ना गैस जमा होगा, ना अफारा आएगा और ना बदहजमी होगी और मेटाबॉलिज्म फास्ट रहेगा। देखिए ना, आप जब आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जब नहीं होगा, सम टाइम होता क्या है कि हम समझते हैं कि शायद हम चल नहीं पा रहे हैं, मोटापा इतना, मोटापा फील कहाँ से होता है, हम चल नहीं सकते, गैस सांस चढ़ना शुरू हो जाती है, हम थक जाते हैं। थकने के साथ साथ आपने अगर एक और काम आप कर ले साथ में, सिंपल सी सादा सी बिल्कुल ट्रिक है कि आजकल मार्केट में जितने भी फ्रूट आए हुए ना, सिर्फ आप सिर्फ अगर 7 दिन चैलेंज कर लेंगे, रोटी छोड़ दें, ठीक है, चावल छोड़ दें, दूध छोड़ दें, ठीक हो गया, ये तीनों चीजें छोड़ दें, आप सिर्फ फ्रूट खाना शुरू कर दें, पीना नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज आपने उसका जूस नहीं पीना, आप फ्रूट पे गुजारा करें और साथ में सादा पानी, नीम गर्म पानी पीना शुरू कर दे। मैं कहती हूँ कि आप कहेंगे शायद जिंदगी यही है। वाह वाह वाह, जिंदगी यही है, लाइफ अभी हैप्पी। एक तो आपका फाइबर आपको भरपूर मिलेगा, आपका पेट साफ होगा, आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम खत्म होगा। जबरदस्त, और पानी से सारे बहुत जबरदस्त नुस्खे हैं और टेस्टी बड़े हैं, सुनने में भी ऐसा लग रहा है कि बहुत यम्मी से हैं और वक्त भी मतलब थोड़ा दरकार है, आप इसको इस्तेमाल करें और वजन अपना कम करें, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज बच्चों की किताबों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और ये दिन हमें एक इंतहाई अहम सवाल की तरफ ले जाता है। वो दौर याद करें जब हमारा वक्त कहानियों की किताबों और रसाइल के इंतजार में गुजरता था, मगर आज के बच्चे का हाथ खिलौना छोड़ते ही स्मार्टफोन की तरफ लपकता है। और क्या हम अपने बच्चों से उनका बचपन और उनके तखय्युल की उड़ान छीन रहे हैं? ये सवाल काबिल गौर। बिल्कुल ठीक, और तहकीक बताती है कि जो बच्चे बचपन से किताबें पढ़ते हैं उनका IQ लेवल और फैसला साजी की कुव्वत दूसरों से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है। और आज हम इसी अहम मसले पर बात करेंगे कि इंटरनेट के इस तेज़ रफ्तार दौर में किताब की खुशबू और उसके जादू को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन काशिफ मिर्ज़ा साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो बतौर माहिर तालीम आप बताइएगा कि गुज़श्ता 8-10 सालों से किताबें पढ़ने के रुझान में किस हद तक कमी आई है या फ़र्क महसूस किया आप? देखिए, कम अज़ कम जो 10-15 साल के दरमियान ये बड़ा एक अफसोसनाक एक पहलू है इंटरनेशनल लेवल पे। पहले तो हमारे इस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो ये पहले ही बहुत कम था, लेकिन जो हमारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थे वहाँ ये बड़ा बेहतरीन तरीके से ऑप्ट किया जाता था और अब भी काफ़ी हद तक मौजूद है। लेकिन उस वहाँ पे भी वाज़िया तौर पे डिजिटल एजुकेशन की वजह से और डिजिटलाइजेशन की वजह से वाज़िया कमी आई है पूरी दुनिया के अंदर। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे किताब दोस्ती का पहले भी कोई इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, ना हुकूमती सतह पे ना माशरती सतह पे, तो जब से हम देख रहे हैं ख़ास तौर पे पेंडेमिक से बाद का जो टाइम है, अगर आप उसमें देखें तो इट्स रियली वेरी अलार्मिंग कि आपके पास इस वक्त बच्चा जो है वो जो आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उनकी तरफ नहीं वो आ रहा, तो जो अदर जो उसकी बुक्स हैं जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, साइंस फिक्शन से रिलेटेड हैं, या आप कोई भी ऐसी बुक्स जिसका एक बच्चे के अंदर रुझान होना चाहिए। और ये साइंस ये कहती है कि जिस बच्चे के अंदर रीडिंग हैबिट्स होती है, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग और उसके अंदर जो इनोवेशन का रुझान है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि रीडिंग आपको सोचने की तरफ ले जाती है, आपको फ़िक्र की तरफ लेके जाती है, और जब आप उसके ऊपर फ़िक्र करना शुरू करते हैं तो फिर उससे आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी है उसको जो है एक सपोर्ट मिलती है। सो इट्स रियली वेरी अनफॉर्चुनेट कि अनफॉर्चुनेटली हमारे इस माशरती सतह पे सिविल सोसाइटी के लेवल के ऊपर भी इसका रुझान सीनियर से लेके बच्चों तक इक्वली उसमें बहुत कमी आई है। हाँ, अब क्या हो सकता है, जो होना भी चाहिए नो डाउट
टुडे इज़ द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लर्निंग, तो हमें मैक्सिमम कोशिश यही करनी चाहिए कि रिसर्च बेस्ड चीज़ों को हुकूमती और सिविल सोसाइटी लेवल के ऊपर इनकरेज करने की ज़रूरत है, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। और बच्चों को ठीक है, अगर वक्त के साथ हम बच्चों को उस तरफ नहीं कायल कर पाए। एक ज़माना था हम कहा करते थे कि जो मैदान जिन के आबाद होते हैं या लाइब्रेरीज जिनकी आबाद होती हैं, उन वहाँ क्राइम रेट भी कम होता है और बच्चों के अंदर जो रुझान आगे बढ़ने का, क्रिएटिविटी का, इनोवेशन का, इन्वेंशंस का वो होता है। तो अब ना तो हमारे मैदान आबाद हैं, ना लाइब्रेरीज आबाद हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसको दौरे हाजिर की जो नीड्स हैं उसके मुताबिक कर सकते हैं। आपको डिजिटल लाइब्रेरीज की तरफ जाना पड़ेगा, आपको इस तरह के पार्क्स जो है डिज़ाइन करने पड़ेंगे कि बच्चों को एप्टीट्यूड के मुताबिक, उनके रुझान के मुताबिक और इंटरनेशनल नीड्स के मुताबिक हमें उसको जो है हम आहंग करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा अपनी अप्रोच को भी बेहतर करना पड़ेगा, वर्ड की नीड्स असेसमेंट करके उसके मुताबिक, और बच्चों के रुझान को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। मैं फिर ये कहता हूँ, बारहा मुख्तलिफ फोरम पे भी मैंने पहले भी बात की है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली ये ना तो दौरे हाजिर से मैच करता है। और यूनिसेफ कह रहा है कि हम 50 साल पीछे दुनिया से हैं, और आज एआई के ज़माने में बिल्कुल बिल्कुल बड़ी आपने काशिफ साहब ज़बरदस्त तजावीज़ दी हैं इस मामले के ऊपर, और बिल्कुल जदीद दौर के जो तकाज़े हैं उनके मुताबिक ही खुद को भी हमें ढालना पड़ेगा और बच्चों की भी तरबियत करनी पड़ेगी। डिजिटल लाइब्रेरीज का क़याम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काशिफ साहब साथ ही रहिएगा, एक और बड़े अहम मसले पर आपकी रहनुमाई हमें दरकार है। पंजाब के तालीमी मैदान से हम देखते हैं कि बहुत बड़ी खबर आई है, वो ये कि आप वो खबर भी बताएंगे, लेकिन इससे फ़िलहाल असातिज़ा, तलबा और वालिदैन सभी हैरान है कि 3 हफ्तों बाद तालीमी इदारे खुले ही थे कि अब स्कूलों के औकात कार फिर बदल दिए गए हैं। अब हफ्ते में 4 दिन स्कूल लगेंगे और जुमे की छुट्टी होगी। ये फैसला बज़ाहिर तो तालीमी निज़ाम को जदीद खुतूत पर इस्तवार करने के लिए किया गया, मगर अमली पहलू क्या होंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इन औकात पर अमल करना और 4 दिन के हिसाब से निसाब मुकम्मल करना एक बड़ा चैलेंज दिखाई देता है। वालिदैन भी परेशान हैं, फ़ीसें भी भरते हैं, अखराजात भी सारे उठाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उस तरह से बच्चे अब तो ग्रो भी नहीं कर पा रहे हैं। तालीम की तरफ रुझान भी कम होता जा रहा है। किताबें पढ़ने वाले रुझान पे तो हम बात कर ही रहे हैं। काशिफ साहब, ये कितना ज़्यादा अलार्मिंग है कि हम किताबों पर बात करें कि बच्चे जी अपनी जो क्लासरूम्स में बैठकर बुक्स पढ़नी है उस तरफ नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी बुक रीडिंग या हैबिट वो डेवलप होना तो अभी बहुत दूर की बात है। ये जो सिस्टम है, तालीमी निज़ाम है, कभी स्कूल बंद कर देना, इतनी छुट्टियां दे देना, वही वाली बात है, कुछ भी हो जाता है, पेट्रोल महंगा है स्कूल बंद, कुछ भी कोरोना आ गया स्कूल बंद। तो ये कितना मुतासिर हो रहा है एजुकेशन सिस्टम को, अपनी जो तब्दीलियां हैं वो कितनी ज़्यादा अब दरकार हो गई। देखिए कि बहुत एक मशहूर प्रोवर्ब है कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना है तो उसका एजुकेशन सिस्टम बर्बाद करते हैं। और ये हमारे साथ 1835 से जो लॉर्ड मकाले का जब सिस्टम इंट्रोड्यूस हो तब से लेकर हमसे ये जुल्म और ज़्यादती चली। चलो वो तो एक कौम को गुलाम कौम के तौर पे रखते थे, हम तो अब क्लेम करते हैं हम 78 ईयर से आज़ाद हो गए हैं, लेकिन शायद हम आज़ाद एक महदूद हद तक ही हैं। बाकी जो हुक्मरानों का जो तर्ज है ये अनफॉर्चुनेटली जाहिर करता है कि तालीम इनकी तरजीह नहीं है। अपनी औलादों के लिए अलग उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया, आम इंसान के लिए एक ऐसा सिस्टम है वो सीधा है, उसको रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं, नए सिरे से नए सिस्टम को करने की ज़रूरत है। और इसके अंदर आपकी कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए। 240 डेज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और हम करते क्या हैं, हमारे हो क्या रहा है, अब तो पिछले पेंडेमिक टू ऑनवर्ड अगर आप देख लें बामुश्किल 110 और 120 डेज है। इस साल जो ये एंड हो रहा है, जो मतलब कि एंड हो गया बल्कि नया साल आ गया, ये जो पिछला 2025 का सेशन गुजरा ये तो बामुश्किल 100 डेज से भी कम है। तो आप मुझे एक बात बताएं, जो आज अभी आपने बुक्स के हवाले से, डेज के हवाले से अभी हमने डिस्कशन पहले की, अब इसी कंटिन्यूटी में हम बात करते हैं। जब आपके पास बुक रीडिंग जो है, आपकी टेक्स्ट बुक की बुक्स को पढ़ने के लिए भी आप नहीं अलाउ कर रहे, आपकी एक अरबाब इख्तियार के जो इख्तियार में वो अलाउ ही नहीं हमें कर रहे हमारी नस्लों को। तो मेरा तो 2 करोड़ 80 लाख बच्चा आउट ऑफ स्कूल है। जो 5 करोड़ पढ़ रहा था उसको भी अगर आप इन बहानों से कि आप कभी 3 दिन कभी 4 दिन का नोटिफिकेशन आता, कभी 5 दिन का भी हम सुनते थे, जी होगा ये इनकी मेहरबानी है, एहसान है कि हमारी नस्लों को क्लासरूम तक आने का 100 डेज भी दे रहे हैं। तो मैं बहरहाल इस हवाले से यही कहूँगा कि ये बहुत एक ऐसी जुल्म हो रहा है हमारी नस्लों के साथ, जिसके असरात जो हैं अगले आने वाले। राशिद साहब, बिल्कुल अब हम इसके असरात की बात कर रहे हैं, तो फिर तलबा अगर इस तरह से चलेगा, 4 दिन तालीम 3 दिन छुट्टी, तो बच्चों का जो मोमेंटम बना होता है पढ़ाई का
जो वो थोड़ा बहुत सीरियस ले रहे होते हैं, अगर वो 6 दिन स्कूल जा रहे हैं, तो अगर इस तरह से वो जाएंगे कि आधा छुट्टियां और आधा दिन वो पढ़ाई करेंगे हफ्ते के अंदर, तो फिर वो कितने संजीदा होंगे? वो तो फिर गैर संजीदा लेना शुरू कर देंगे अपनी तालीम को भी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हो, और ऐसा हुआ है पेंडेमिक टू ऑनवर्ड। आप देख लें, हमने तो वो भी दिन देखे कि जिस वक्त 1100 में से 1100 वाले बच्चे जो थे, उनको टॉपर जो थे वो कोई 5-6 हज़ार बच्चे हमारे बोर्ड्स ने डिक्लेयर कर दिए, जो खैराती नंबर जो है इनको बांटे गए। तो उसका रिजल्ट ये है कि अब बच्चा जो है वो टिकटॉक पे जो रहना ज़्यादा बेहतर समझता है एज कम्पेयर टू उसको पढ़ने के। वो क्यों पढ़ेगा जब आपको बच्चे को पता, ये आपने रियलाइज करवा दिया नॉन सीरियसनेस की, ये इंतहा कर दी है कि उसने नहीं भी पढ़ना तो वो अगली क्लासेस में प्रमोट होगा, अच्छे नंबरों के साथ होगा, उसके बोर्ड्स में भी नंबर मिल जाएंगे, तो वो तो कभी भी अब उस रुझान की तरफ नहीं आएगा। फिर आपने एक एजुकेशन सिस्टम वो दिया है कि नंबर गेम का वो सिस्टम है हमारे। हर साल अगर आप रैकेट पिछले 5-7 साल के खास तौर पर उठाएं, हर 20 बच्चे जो है खुदकुशियां कर रही हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हमने नस्लों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर और कौम को काशिफ साहब, नस्लों का तो ये चले नुकसान है ही है, आप लोग अपनी भी जरा मुश्किलात का जिक्र कर दें कि आप लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि 4 दिन के अंदर अगर हफ्ते में क्लासेस हो रही हैं, तो आपने जो पूरा सिलेबस है उसको भी कवर करवाना है, बच्चे को पढ़ाना भी है, फिर एग्जाम भी लेना है। आप लोगों के लिए कितना चैलेंजिंग है? बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह ये है कि जो इकदाम पिछले इन 8-10 सालों में हुए, एक तो चैलेंज ये है कि आप अपने बच्चों को किसी तरीके से एनफोर्स करके उनको पाबंद करके नहीं कर सके। हुकूमती सतह के ऊपर वो इकदाम हैं कि ना तो कंटिन्यूटी ऑफ एजुकेशन होगी और ना आप उनकी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर कर सकेंगे। इस वजह से ना तो ऑनलाइन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर 14% अगर आप ऑनलाइन के ऊपर भी जब भी इन्होंने इकदाम किए, तो बाकी 86% तो वैसे ही उन तक एक्सेस नहीं थी। फिर मैं उनसे रिजल्ट क्या मांगूंगा? वो कहेंगे आपने हमें पढ़ाया नहीं। जब आप ये कहेंगे तो फिर अगर आप उसको किसी तरह से भी एनफोर्स करने की कोशिश करेंगे तो बहुत से फोरम है जहां पे आपकी कंप्लेंट्स होती है। मेरा टीचर खौफजदा हो चुका है, उसको पता है कि अगर उसने जॉब करनी है, नौकरी करनी है, मार नहीं प्यार जैसे स्लोगन से बचना है, और अगर वो ये करेगा उस पर FIR होंगी, वो तो खौफजदा है, उसको कोई परवाह अब उसके भी नहीं है कि ये बच्चा रिजल्ट देगा नहीं देगा। यही वजह है कि यूनिसेफ जो है वो ये कह रहा है कि आप आज भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से 50 साल पीछे हैं। तो मैं फिर आपके इस प्रोग्राम से, बल्कि आपके चैनल का मैं बहुत मशहूर हूँ कि आपने बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक जो है उसको आपने आज डिस्कस किया। बिल्कुल ऐसे ही है काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और वाकई ऐसे ही है, बुक पढ़ने, बुक रीडर बनाने की बजाय हमने अब डिजिटल दौर में चले गए हैं जहाँ हम बच्चों को क्लासरूम तक नहीं ले जा पा रहे हैं, वहाँ हुकूमती कोई पॉलिसी नहीं बन रही है, तो बुक रीडिंग की तरफ क्या बच्चों को लेकर जाएंगे? बच्चों का तो कॉन्सेप्ट ऐसा ही हो गया, बस नंबर्स या डिग्री लेनी है, कोई तालीम हासिल करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि वो हमने पहले सिखाया था ना कि रीडर्स बिकम लीडर्स, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये वाला मामला तो नहीं है ये रीडर्स लीडर नहीं बन रहे। तो हम किसी और जगह से जनाब लीड करेंगे, तो आपको बच्चों को वापस स्कूलों में लाना है और उनका जो सिलेबस है वो भी कवर करवाना है। और सिर्फ ये नहीं कि फर्जी तौर पर आप इम्तिहान लें, बच्चे पास फेल हों, इस बात का फैसला हो, बल्कि बच्चे कुछ सीखें, कुछ बन सकें। अभी प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, वो लोग जिन्होंने अपनी जमा पूंजी लगाकर घरों पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाए थे कि महंगी बिजली से निजात मिलेगी और इजाफी बिजली जो बनेगी उसे बेचकर बिल को कम करेंगे, उनके लिए बहुत ही परेशान कुन खबर आई है। हुकूमत ने नेट मीटरिंग की पॉलिसी में अब ऐसी तब्दीलियां कर दी हैं कि आपकी पैदा करदा इजाफी बिजली की कोई कीमत आपको नहीं मिलेगी। यानी आप बिजली बनाएंगे, हुकूमत को देंगे, मगर पैसा IPPs बनाएंगे। पिछले 25-30 साल से आवाम को सस्ती बिजली तो ना मिल सकी, अलबत्ता IPPs को नवाजने के लिए नित नए तरीके जरूर नजर आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, और IPPs से जान छूटने वाली नहीं है। डिस्कोज ने अब एक्सपोर्ट MDI चेक भी लगा दिया है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपने हद से ज़्यादा बिजली सिस्टम को दी तो आपका कनेक्शन भी ख़तरे में पड़ सकता है। और अजीब मामला है कि जी पहले बिजली महंगी की, अब आवाम को सोलर की तरफ मजबूर किया, और फिर अब मुआहदे के बरक्स सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वाले सारिफीन के लिए भी बिलिंग के तरीक़ाकार में तरमीम कर दी है। तो वही वाली बात है, जिधर जिधर से आप फ़ायदा उठाएंगे उधर हुकूमत आएगी और हाथ डालेगी। और इस पेचीदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन वकासा साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हुकूमत को इस अचानक फैसले की जरूरत क्यों पेश आई है? वही वाली बात है कि जिधर जिधर से अवाम फायदा उठा रही है वहां से हुकूमत पहले पहुंच जाती कि नहीं, फायदा सिर्फ हमारा, अवाम परेशान ही हो बस। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये वाला जो इशू है जिसको आपने डिस्क्राइब किया अभी, बेसिकली ये पिछले तकरीबन 1.5 महीने से जो है ना, ये बड़ा इशू बना हुआ है।
जिसमें MDI के बेसिस पे एक्सपोर्ट के यूनिट्स को चेक कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली देखा जाए ना तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई नई पॉलिसी बनाई है। हुआ ये है कि एक पॉलिसी में यानी पॉलिसी के तहत जब आप नेट मीटरिंग की एप्लीकेशन डालते हैं तो आपको एक सैंक्शन लोड मिलता है, आपको एक DG कैपेसिटी, DG डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, जो कि सोलर उसके अंदर ही आता है, उसकी कैपेसिटी का आपको एक लाइसेंस मिलता है। तो होता ये है कि लेट्स से कि एक सारिफ के पास जो है 5 किलोवाट का या 6 किलोवाट का लाइसेंस है। अब कुछ अरसे बाद हो सकता है कि उन्होंने शुरू में सिस्टम लगाया हो 5 किलोवाट या 6 किलोवाट का, इसके बाद उन्होंने सोलर अपना एक्सपैंड किया हो, किसी वजह से उसको बढ़ाया हो या कोई गलती हो गई हो, तो जिसकी वजह से सोलर की साइज ज्यादा है और जो लाइसेंस है, जो रजिस्टर्ड लाइसेंस है, उसकी साइज कम है। तो अब अगर उससे ज्यादा की बिजली बना रहे हैं तो वो उस पर पेनल्टी लग रही है। तो वैसे तो देखा जाए तो ये ऐसा नहीं है कि कोई नया रूल बन के आया है, ये रूल पहले से था, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन एकदम सख्त कर दी गई है और बहुत ही सख्त कर दी गई है। आप इसको इस तरह सोच लें कि जैसे एक हाईवे पे 120 की स्पीड लिमिट थी और लोग 140 या 150 पे गाड़ी चला रहे थे और कोई उसको कुछ नहीं कह रहा था। 2 साल 3 साल तक यही चल रहा था। इसके बाद अचानक से एक दिन फैसला किया कि भाई वो 120 की स्पीड लिमिट है, उसके ऊपर इतनी सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि अगर कोई 121 पे भी जाएगा तो उसको पकड़ लेना है, और उसको पकड़ के ना सिर्फ कि उसको फाइन लगाना है बल्कि उसकी गाड़ी भी बंद कर देनी है। तो हुआ यह है कि एक पॉलिसी जो कि ऑलरेडी बनी हुई थी उसको इस्तेमाल किया है और उसको इस्तेमाल करके एकदम अचानक से ही आप कहेंगे कि एकदम सख्ती से जो है बिल्कुल आपने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है इस मामले की कि मतलब अगर आपने ज्यादा बिजली बनाई तो फिर आपका जो कनेक्शन है वो भी खतरे में पड़ सकता है, वो भी मुनक़ता हो सकता है। तो अगर ज्यादा बिजली बन रही है तो उसका क्या करें? अगर किसी नेबर को देंगे फिर भी लेस्को जो है वो आकर आपको पूछ लेगा और वो भी फिर भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सारिफ जाए तो जाए कहाँ जिसने अब थोड़ा सा ज्यादा कैपेसिटी वाला सोलर लगवा लिया? या फिर वकास साहब इनका बस नहीं चल रहा, सूरज से भी टैक्स वसूल करें जहाँ से कहीं ना कहीं बिजली और इस वक्त तो जो है ना ऐसा लग रहा है कि ये वाली पॉलिसी देखें, आगे हमारे पास एक बिजली का बहुत शदीद बुरहान आने वाला है। हमें पता है कि गैस कतर की बंद हो गई है, हमारी LNG सारी कतर से ही आती थी, तो अगले महीने बाद यानी अप्रैल के एंड तक शायद गैस की सप्लाई अवेलेबल है, इसके बाद तो फिर सप्लाई नहीं अवेलेबल। तो इसका मतलब ये है कि दिन के आपके पावर प्लांट्स तो चल ही नहीं रहे होंगे जो गैस वाले हैं। जो आपका ऑयल है उसकी प्राइस एकदम तेजी से ऊपर हुई है, पाकिस्तान का ऑलरेडी इंपोर्ट बिल बढ़ गया है, पेट्रोल पे तो हम उसको देख ही रहे हैं, लेकिन आगे जाके ये पावर प्लांट्स पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो नजर ये आ रहा है कि अगले 2 महीने में और अब जंग जो है वो जो ईरान जंग जो चल रही है वो इस वक्त महीना क्रॉस कर गई है और अभी तो इसको रुकने का यानी कोई असर नहीं नजर आ रहा है। हो सकता है 2 हफ्ते और चले, हो सकता है 4 हफ्ते और चले, कोई भरोसा नहीं है। और जब जंग खत्म भी हो जाएगी तो तेल की कीमतें, गैस तो कतर ने कह ही दिया है कि हम अगले 2-3 साल तक शायद डिस्टर्ब रहेंगे। इसी तरह गैस का भी यही मसला है। तो जब ये वाली सिचुएशन होगी तो 1 महीने में या 1.5 महीने में आपके पास जो है वो एक शदीद बुरहान आने वाला है। तो कम से कम उस बुरहान के दौरान दिन के टाइम पे जो सोलर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको इस्तेमाल करते हुए, हो सकता है गैस को सिर्फ रात को इस्तेमाल कर लें या दूसरे पावर प्लांट्स को रात को इस्तेमाल करें। तो इस टाइम पे तो गवर्नमेंट को एक तरह से इनकरेज करना चाहिए, जो सोलर के सारे पैसे हैं जिनके लाइसेंस से ज्यादा भी लगी हुई है उनको रेगुलराइज करने का कोई तरीका दे दें। यानी कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि उस शख्स ने कोई गुनाह कर लिया है, कोई ऐसी चीज की है जिससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। वो एक रूल है जिसको आप जबरदस्ती फॉलो कर रहे हैं। तो सही तरीका ये होगा कि एक तो सबसे पहले तो इवन अगर आपने रूल फॉलो करना है तो 1 महीने की कोई अवेयरनेस कैंपेन कर दें। दूसरा उसका तरीका तो बताएं ना कि जिस शख्स का अगर सैंक्शन लोड से ज्यादा लग गया हुआ है, किसी वजह से भी लग गया है, कोई टेक्निकल मिस्टेक हो सकती है, सारिफ को उसके बारे में पता नहीं था, जाहिर है रूल्स इतने सारे होते हैं, हर किसी को हर चीज का नहीं पता होता और आपने एक रूल कम्युनिकेट नहीं किया। दूसरी मजे की बात यह है कि जो सैंक्शन लोड से ऊपर के सोलर लगे हैं तो इसको लगाने में भी तो पावर सेक्टर का ही साथ था ना। ऐसा तो नहीं है कि सारिफ ने अकेले लगा के खत्म करके खुद ही लाइसेंस अपना बना लिया था। वो लाइसेंस बना था, वो सिस्टम लगा था, लेस्को के सिस्टम में वो पिछले 2 साल से इंजेक्शन कर रहा था, जो भी डिस्को है उसके सिस्टम में इंजेक्शन कर रहा था। तो क्या उनको ये नजर नहीं आ रहा था? जो चीज उनके थे जिन्होंने इस चीज में कोऑपरेट किया था इस चीज को, तो उनको भी साथ में पकड़ें। सिर्फ आप सारिफ को क्यों पकड़ रहे हैं? और इस वक्त जिस तरह मैंने कहा कि आगे एक बुहरान नजर आ रहा है बिजली का, बिल्कुल बुहरान नजर आ रहा है ऑलरेडी हमें नजर, लेकिन ये सारी चीजों में सोलर से जी मैं बस एक पॉइंट दे दूं कि ऑलरेडी हमें नजर आ रहा है कि सोलर से तकरीबन, मैं कहीं पढ़ रहा था किसी रिसेंटली किसी न्यूज में पढ़ा था कि तकरीबन $12 बिलियन की सेविंग हुई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इम्पोर्टेड फ्यूल्स में, जिसमें LNG भी शामिल है, जिसमें फर्नेस ऑयल भी शामिल है, क्योंकि सोलर से प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है और हमारी डिमांड कम हुई है। तो उससे जो मुल्क को फायदा हुआ है उसको भी नजर में रखें। और आगे जो अगले साल में नजर आ रहा है वो $6 से $7 बिलियन का फिर एक फायदा हो सकता है, जो LNG कार्गोज हमें नहीं मंगवाने पड़े थे, या जो आगे अगर LNG अवेलेबल भी हो जाएगी लेकिन महंगी होगी तो उस टाइम पे हमें जो नहीं मंगवाने पड़ेंगे सोलर की वजह से, उसके मुल्क का ज़र मुबादला में फायदा होता है। तो इस टाइम पे एक डाइवर्जेंट पॉलिसी लेके आना और उसको एकदम शदीद तरीके से इम्प्लीमेंट करना, वो कुछ क्या कह सकते हैं उसको कि एक सेंसिबल चीज नहीं लग रही।
बिल्कुल दुरुस्त फरमाया वकास साहब आपने, लेकिन इस सारी सूरत हाल में पॉइंट सिर्फ वही है अगेन कि कुछ भी होता है, मुल्क की जी कशीदा सूरत हाल चल रही है, सारी मुल्क की मईशतें इस वक्त डिस्टर्ब हैं, कोई हुकूमत को बहाना ही क्यों चाहिए हर चीज़ का प्रेशर अवाम पर डालने का। और वही सारी सूरत हाल में ये सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रहे हैं, अवाम का फ़ायदा क्यों नहीं सोच रहे। और अल्टीमेटली जहां अवाम कहीं ना कहीं बिल में अपने लिए खुद साख्ता कोई बचत करके प्लान कर लेती है, या फिर बिजली महंगी की वजह से सोलर की तरफ आ जाती है, अवाम खुद जुगाड़ निकालती है, मतलब कि खुद को रिलीफ देने के लिए, क्योंकि हुकूमत से तो रिलीफ बन नहीं पा रहा अवाम के लिए। तो ऐसा क्या है, क्यों नहीं ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि अवाम को रिलीफ नहीं मिलना? ये सिंपल सा सवाल अवाम का है। जी बिल्कुल, ये सवाल तो हम सब पूछते हैं और जाहिर है देखिए आप भी पूछते हैं, हम सोसाइटी का हिस्सा है तो हम सारे भी ये सवाल पूछते हैं। सोलर की इंडस्ट्री तो एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ का कि एक ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें अवाम अपने पैसों से इन्वेस्ट कर रही है, लोग अपनी छतों पे लगा रहे हैं, ना जमीन ले रहे हैं, ना कोई इंसेंटिव्स ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी अपनी कर रहे हैं, उससे इवेंचुअली मुल्क को भी फायदा होगा और खुद को भी फायदा हो रहा है। लेकिन उसमें आपके कुछ जो मफादात हैं ऐसे जो कि हिडन इंटरेस्ट जिसको कह सकते हैं, उनको शायद केटर करने की कोशिश की जा रही है कि उनका किसी तरह से फायदा हो जाए। तो हमें जरूरत है कि हमारी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी मेकिंग हो, फीडबैक बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो, जिसमें अवाम का और एक्सपर्ट्स का, मैं सिर्फ सोलर एसोसिएशन की नहीं बात कर रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स और भी हैं जो कि इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं, एनजीओज हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया, उनसे अगर बात की जाएगी तो वो भी आपको यही बताएंगे। और मेरा ख्याल है और मेरी इस वक्त यानी आपके तवसत से जो गवर्नमेंट को भी मैसेज है वो यही है कि आप उनकी बात सुने। वकास साहब, अगर हम देखें, बिल्कुल आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं, बड़ा जरूरी है कि आप एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं, एक मौसर पॉलिसी आप बनाएं, तश्कील दें, जिनको भी आप शामिल करें एक्सपर्ट्स को। हमारे यहाँ अनसर्टेनिटी की वजह यह है जिसकी वजह से लोकल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट नहीं करता, फॉरेन इन्वेस्टर तो दूर की बात है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। आप कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाते, अगर कोई पॉलिसी बनती है उस पर अमल नहीं करते। पहले आपने सोलर पर टैक्सेस कम किए, आपने खुद जनाब लोगों को जो है वो इनकरेज किया कि सोलर लगवाएं, सोलर पर शिफ्ट हो जाएं। अब जब उन्होंने लगवा लिया, फिर पहले हम ये भी क्लेम करते रहे कि हम नंबर 1 पर आ गए, इस पर शादियाने बजाए गए। अब जनाब जब सोलर लग गया है, हम अपनी बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जनाब नई पॉलिसी जो है वो लाकर सर पर मुसल्लत कर दी गई है आवाम के, जिससे उनका अपना कनेक्शन जो है वो भी खतरे में पड़ गया है। तो क्यों इस तरह की लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज हैं वो नहीं बनाई जाती और पल में तोला पल में मासा, ये वाली हिसाब होता है? हाँ, एक मिसाल अगर मैं आपको दूं तो अभी जैसे आप देखा होगा कि सोलर पैनल्स पे जो है ना इस वक्त पिछले साल उन्होंने टैक्स लगा दिया, जीएसटी, जो कि वैसे तो एक यानी बजाते खुद एक बड़ा अनफेयर टैक्स था कि आप सोलर पैनल्स पे टैक्स लगा रहे हैं जबकि उसकी मुल्क को जरूरत है और उससे लोगों को फायदा हो रहा है, तो उस चीज पे क्यों टैक्स लगा रहे हो जिस चीज से फायदा हो रहा है। तो उसको 18% की बात की, फिर बड़ा जो है लोगों की तरफ से प्रेशर आया और मुख्तलिफ एनजीओज वगैरह की तरफ वजह से फिर उसको 10% पे लेके गए। अब फिर इस दफा बातें करना शुरू कर दी है कि सोलर को भी हम 18% पे लेके जाएंगे, क्योंकि कहते तो यही है कि IMF कह रहा है, लेकिन आलम पता नहीं IMF भी कह रहा है या बस खुद ही अपना जो है ना वो FBR ने डिसाइड किया कि मैंने करना है इस तरह से, इसको इस तरह से लेके जाना है। तो अगेन ये वाली पॉलिसी अब फिर एक अनसर्टेनिटी मार्केट में क्रिएट हो रही है और एक बड़ी आप कहेंगे कि मुल्क दोस्त नहीं बल्कि मुल्क दुश्मन पॉलिसी होगी कि अगर आपने सोलर के पैनल्स के ऊपर इस साल जो है टैक्स फिर 18% पे लेके चले जाते हैं, क्योंकि उससे जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत फायदा हो रहा है या जो कहीं ना कहीं बचत हो रही है हमारी बाकी अगर बिजली के निजाम में, पावर के निजाम में देखें, तो ये एक मैं तो बल्कि इसी प्रोग्राम के तौर से ये भी कहूंगा, मैसेज भेजूंगा जो करता धरता है या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको कि आप बराए मेहरबानी 10% को भी रोल बैक करें, लेकिन डेफिनेटली इसको 18% पे तो नहीं लेके जाना और 10% से रोल बैक करके इसको कम से कम इस साल 0% करें, गिवन जो कि दुनिया में हालात चल रहे हैं और जिस तरह की हमें क्राइसिस नजर आ रही है। तो इस चीज को भी देखें और बल्कि इसकी पॉलिसी भी अभी अनाउंस करें, क्योंकि ये जब चीजें एक लटकती रहती हैं तो लोग इंपोर्ट नहीं कर पाते, लोग जो है वो सोच रहे होते हैं कि मैं करूं कि ना करूं, किस तरह से करूं। तो आपको चाहिए कि क्लियर पॉलिसी अनाउंस कर दें कि इस साल हम सोलर पे टैक्स खत्म कर रहे हैं या इस साल सोलर पे टैक्स हम नहीं बढ़ाएंगे, और ये चीज क्लियरली अनाउंस कर दें कि इस साल बजट में इस तरह से नहीं होगा, ताकि लोग प्लान कर सकें उसके हिसाब से। बिल्कुल वकास साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि पॉलिसी को क्लियर करें ताकि आवाम अंडरस्टैंड। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और जिस तरह से वकास साहब भी कह रहे थे कि वाकई ये जी मुल्क दुश्मन पॉलिसीज हैं, ये अवाम दुश्मन पॉलिसीज हैं। जिधर जिधर अवाम, मेरा तो यही सवाल है कि जिधर जिधर से अवाम कोई रिलीफ अपने लिए खुद ढूंढती है, खुद ही जुगाड़ लगाती है, वहाँ वहाँ हुकूमत पहुँच जाती है छापा मारने कि लाएं हम फायदा उठाएंगे। तो ये बहुत गलत पॉलिसीज हैं। कहीं ना कहीं अवाम इतनी डिस्टर्ब है, हुकूमत को कोई पॉलिसी चेंज करने की जरूरत है, वाजे करने की जरूरत है, आवाम को रिलीफ देने की जरूरत है। खैर ये दुख अपनी जगह है उज़ैर, दुख अपनी जगह। और वो कहते हैं कि शायद हुकूमत ये सोचती है कि जनाब आवाज भी है, लेकिन हुकूमत ये भी सोचती है कि
आपसे भी ज्यादा जरूरतमंद लोग कहीं बैठे हुए हैं, उनका भी सोचें उनका आप, भी और ये ना हो सोचें। कि आप इनफरादी तौर पर फायदा उठाए जाएं। ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे ही है। चले, मैं यही कहने लगी थी, मैंने कहा दुख थोड़ा दूर करें, आवाम की परेशानियां और हमारी परेशानियां तो यहीं की यहीं हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो दिल को राहत देती हैं, उनको याद कर लिया जाए तो ज़्यादा ही बेहतर है। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो जिनसे मिट्टी की खुशबू आती है, हम ज़मीन में जी रच बस जाती हैं, ऐसी आवाज़ें होती हैं, और ऐसी आवाज़ें वक्त की कैद से आज़ाद हो जाती हैं। नाज़रीन, आज पंजाब की मिट्टी के ऐसे ही एक लेजेंड गायक को हमसे बिछड़े 5 बरस गुजर गए, और गुलकार भी ऐसा कि जिसके गले में मियां मोहम्मद बख्श का सोज और दुल्ला भट्टी की ललकार थी। और हम बात करें फ़ख्रे पंजाब शौकत अली साहब की, जो 2 अप्रैल 2021 को इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए, मगर अपनी आवाज़ का जो जादू वो छोड़ गए वो आज भी हर एक के दिल की धड़कन है। और अंदरून भाटी गेट की अगर हम बात करें, तंग गलियों से उठने वाला ये फ़नकार जब सैफुल मुल्क पढ़ता था तो वक्त थम जाता था। इंटरनेट पर आज भी उनकी वीडियोज़ करोड़ों बार देखी जाती हैं, और जो इस बात का सबूत है कि क्लासिकल तरबियत और मौसीकी सच्चाई जब आवाज़ में मिल जाए तो वो लाजवाल हो जाती है। और शौकत अली साहब सिर्फ एक गुलकार ही नहीं थे, वो हमारी गैरत और हुब्बुल वतनी की अलामत भी थे। 1965 की पाक भारत जंग भला कौन भूल सकता है, जब उनका तराना साथियों मुजाहिदों जाग उठा है सारा वतन ये गूंजा, तो सरहदों पर पहरा देने वाले जवानों के लहू में बिजलियां भर गईं। उन्हें बड़े सगीर में फोक गायकी का रांझा कहा जाता था। शौकत अली ने जग्गा और दुल्ला भट्टी जैसे किरदारों को अपनी गुलकारी से दोबारा जिंदा किया। सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से लेकर कनाडा और बरतानिया के बैनुल-अक़वामी एहसासात तक उनका सीना तमगों से सजा रहा। शौकत अली साहब तो चले गए, मगर वो जो गा गए वो अमर हो गया। बहुत ही जबरदस्त जनाब उनके गाए हुए गीत हैं, चाहे वो तराने हो, नगमे हो, बहुत ही खूबसूरत हैं, और आज भी लोग उनको सुनकर एंजॉय करते हैं। अभी प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, आज 2 अप्रैल है, जो दुनिया भर में ऑटिज्म से आगाही के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ऑटिज्म एक ऐसा लफ्ज है जिसे हमारे माशरे में अक्सर गलत समझा जाता है। लोग इसे या तो नजरअंदाज कर देते हैं, या फिर इसे कोई लाइलाज बीमारी समझकर बच्चे को गोशा नशी कर देते हैं, यानी आइसोलेट कर देते हैं। और हकीकत यह है कि ऑटिज्म के शिकार बच्चे मुख्तलिफ जरूर होते हैं, मगर कमतर हरगिज नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टाइन हो गए, न्यूटन हो गए, इस जैसी शख्सियात का अगर हम जिक्र करें तो मुहक्किकीन के मुताबिक बाज़ ऑटिज़म नुमा खुसूसियात उनमें भी पाई जाती थी। और आज के दौर में दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क ने खुद बताया कि वो जी एस्पर्गर ऑटिज़म सिंड्रोम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। और आज इसी हसास मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर। शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ऑटिज़म की आज हम बात करें, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, और ये दिमाग पर कैसे असरअंदाज होती है, और जेनेटिकली इसका कितना अमल दखल होता है? जी थैंक यू सो मच। और वर्ल्ड ऑटिज़म डे के हवाले से जो आप लोगों ने आज ये सेगमेंट अरेंज किया, ये बड़ा ज़रूरी था। एक लफ्ज़ याद रख लें, डिफरेंस जी। सो ये जो ऑटिज़म वाले बच्चे हैं या ऑटिज़म वाले इंडिविजुअल्स हैं, दिस इज़ जस्ट अबाउट डिफरेंस। इनके सोचने का अंदाज, बात करने का अंदाज, दुनिया को देखने का अंदाज, काम करने का अंदाज मेरे और आपसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सही। तो अब अगर आप मुख्तलिफ को कहेंगे कि ये बीमारी है, एबनॉर्मल है, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। और आपने जो जेनेटिक्स की बात की ना, तो डेफिनेटली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है। फिर आजकल एक नया ट्रेंड आ रहा है, या हम एक नई बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो नहीं बचने थे वो बचा लिए जाते हैं। जिस तरह प्री टर्म लेबर है, जो बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं, वो माएँ जो 40-45 साल की उम्र में बच्चों को जन्म दे रही हैं, या टीन एज प्रेगनेंसीज, सो इनके बच्चों में ऑटिज्म होने का इम्कान ज़्यादा होता है। और आप लोग तो बात करें ना बच्चों की, मैं चाहता हूं कि हम आज के सेगमेंट में ज़रूर बात करें बड़ों की भी, क्योंकि अब बहुत सारे ऑटिज्म वाले बच्चे बड़े होके दफ्तरों में पहुंच गए हैं स्कूलों से, उनके अपने मसाइल हैं, उन पे भी बात करें। बिल्कुल 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 उसामा साहब, उन पे भी बात करेंगे, लेकिन पहले तो ऑब्वियसली हम यही जानना चाह रहे हैं आपसे भी कि रीजंस क्या होती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चे जो है, अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो तादाद है ऑटिज्म के बच्चों की वो बढ़ती चली जा रही है।
अच्छा देखिए, इसमें ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कुछ थ्योरीज कहती हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा, कुछ टाइम आएगा उसके बाद लोग होंगे ही ऐसे। मैं और आप जो इस तरीके से बात कर रहे हैं, हम डिफरेंट कहलाएंगे। ये एक थ्योरी है, अभी हरगिज ऐसा नहीं है। अभी चूंकि बहुत सारे लोग मेरे आपकी तरह कम्युनिकेट करते हैं तो वही नॉर्मल कंसिडर किए जाते हैं, इन लोगों को डिफरेंट कहा जाता है। अब जिस तरह मैंने बात की ना, टीन एज प्रेगनेंसीज हैं, ओल्ड एज प्रेगनेंसीज हैं, मदर्स यूजिंग सिगरेट्स और ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज हैं, स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है। सो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं ऑटिज्म के लिए। कोई एक फैक्टर नहीं है हम कहें कि ये होता है जिसकी वजह से बच्चे में ऑटिज्म आता है। उसामा साहब, ये पॉइंट आपने बहुत ज़बरदस्त हाईलाइट किया, और अगर थ्योरी भी है तो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वाकई मुख्तलिफ वाली बात हो गई कि जो मेजॉरिटी में होगा फिर वो न्यू नॉर्मल होगा, वो फिर हमें अब नॉर्मल शायद समझेंगे अगर इस तरह की सूरत हाल हो जाती है। तो इसलिए किसी को भी अब नॉर्मल नहीं समझना चाहिए, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है या उनका लाइफ स्टाइल है और वो उसी तरह से एक्ट करते हैं। ऑटिज़म की अगर हम बात कर रहे हैं तो तशख़ीस के हवाले से बताइएगा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर कौन से ऐसे मुस्तनद टेस्ट होते हैं, दस्तयाब हैं कि पता लगाया जा सके कि भाई ये बच्चा या ये शख्स जो है वो ऑटिज्म का शिकार है। तो देखिए, ये आपने बड़ा हसास मौजू छेड़ा है। इस वक्त हर बड़े शहर की हर दूसरी गली में एक ऑटिज्म सेंटर खुला हुआ है। ठीक है, हर बंदा इस मुल्क में मेरे आपके अलावा शायद स्पीच थेरेपिस्ट है, बिहेवियरल थेरेपिस्ट है, ABA थेरेपिस्ट है। ठीक है, सो ये याद रखें कि अगर आपका बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट है और आपको उसके लिए हेल्प चाहिए तो आप हर दरवाजा नॉक नहीं करेंगे, exactly. उसको एक प्रॉपर साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, एक टीम की जरूरत है। तो इसके डायग्नोसिस में इट्स मेनली क्लिनिकल डायग्नोसिस। ठीक है, बच्चे को देखा जाता है, बच्चे से बात की जाती है, माँ बाप से बात की जाती है, फिर कुछ कंडीशंस रूल आउट की जाती हैं। बहुत सारे बच्चे जिनका समात कमजोर होती है, जिनको सुना नहीं जाता, उनको ऑटिज्म करके ट्रीट किया जा रहा होता है जी। बहुत से बच्चे जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, उनको ऑटिज्म करके ट्रीट किया जा रहा है। सो एक साइकाइट्रिस्ट इन्वॉल्व होगा, साइकोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होगा, फिर कुछ स्ट्रक्चर्ड टूल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें लोग ट्रेनिंग हासिल करते हैं। ठीक। उसके जरिए बच्चे का डायग्नोसिस होगा और फिर मैनेजमेंट स्टार्ट होगी तो फायदा होगा, चीजें आगे बढ़ेंगी। और अगर आप ये हर गली में जो ऑटिज्म सेंटर खुला हुआ है वहां चले जाएंगे तो फिर आपका टाइम और पैसे दोनों वेस्ट होंगे। अच्छा डॉक्टर उसामा, हमें ये भी बताइएगा, एक तो ऑटिज्म की तशखीस के हवाले से, डायग्नोस के हवाले से हम बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी बहुत ज़्यादा बातें करते हैं कि एक स्क्रीन टाइम का जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ये बच्चों में ऑटिज्म जैसी अलामात पैदा करने का बायस बन रहा है। फिर कुछ स्पेसिफिक लेबल भी किया जाता है कि ये कार्टून सीरीज़ हैं, इनको देखने वाले जो बच्चे हैं इनमें ज़्यादा जो है ऑटिज्म पाया गया है। क्या ये बातें दुरुस्त है? ये किस पैमाने पर रख के इनको देखा गया? देखिए, ये वर्चुअल ऑटिज्म के नाम से एक टर्म भी कॉइन कर दी गई है जी, लेकिन यह है कि फिलहाल इसका कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है। कुछ साइंटिफिक पेपर्स में है, कुछ आर्टिकल्स पब्लिश्ड है, लेकिन अभी तक किताबों में ये एंटिटी नहीं है। ये बीमारी जो है ना, इट्स मोस्टली इनसाइड ह्यूमन बीइंग, इट्स जेनेटिक, इट्स बायोलॉजिकल। हाँ, वो चीजें बढ़ा सकती हैं, कंट्रीब्यूट कर सकती हैं कि एक बच्चे का बातचीत करने का कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट था, आपने उसको गैजेट पकड़ा दिया, उससे वो बिल्कुल जो आपके करीब हो सकता था, रूटीन के करीब हो सकता था, वो और दूर हो गया। सो स्क्रीन कंट्रीब्यूट कर सकती है, कॉज नहीं करती। यानी कि वो अपनी सलाहियत के मुताबिक जो परसीव करना चाहें वो डिफरेंट हो सकता है, उनका बिहेवियर उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, हम ये भी देखते हैं इंटरनेशनली भी अगर हम बात करें ना कहीं मुआशरे का एक जो रवैया होता है ना, वो ऑटिज्म के बच्चों के लिए थोड़ा मुख्तलिफ होता है। स्कूल्स की खास तौर पर अगर हम बात करें तो उनके लिए कहा जाता है जी नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते, या ऑटिज्म के लिए कोई अलग ऐसे स्कूल्स हों जहाँ ये बच्चे जाएं। कितना ज़रूरी है कि ये नॉर्मल बच्चों में रहें और अंडरस्टैंड करें? ये डिफरेंस करना गलत नहीं है मुआशरती रवैया अगर हम देखें तो? अच्छा, पहले तो ना आप मुझे बता दें कि नॉर्मल बच्चे क्या होते हैं। एग्जैक्टली, आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें तो हर बच्चे का बिहेवियर डिफरेंट है। ऐसे ही है। एक ना रूल ऑफ थंब समझ लें, हमारे जो पेरेंट्स देख रहे हैं वो भी, कि अगर तो ऑटिज्म के साथ मॉडरेट टू सिवियर लर्निंग डिसेबिलिटी है, बच्चे के अंदर मेंटल रिटार्डेशन है, वो सीपी चाइल्ड है, उसका दिमाग पूरी तरह से बना ही नहीं है, तो उस ऑटिज्म को नॉर्मल धारे में लाना बहुत मुश्किल है। ठीक है। लेकिन अगर ऑटिज्म के साथ
लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है या हल्की सी माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उस बच्चे पे मेहनत करके उसको नॉर्मल स्कूल में चलाया जा सकता है। ठीक। सही। मेरे पास जब आते हैं ना बच्चे, मेरे पास पूरा ऑटिज्म सेंटर है, एक पूरी टीम है। अच्छा। तो सबसे पहले मेरे साथ एनकाउंटर होता है, तो मैं पेरेंट्स को बताता हूँ कि 10 में से 8 चीजें हमें पता है ये नहीं कर सकता, जो 2 कर सकता है ना उसको ढूंढेंगे और उस पर काम शुरू करेंगे। काम शुरू कर देंगे। सही। ठीक। तो हमसे वो 2 मिस हो रही होती हैं। सही सही सही। अच्छा डॉक्टर उसामा, ये भी बताइएगा कि वैक्सीनेशन से मुतालिक भी, कोविड की वैक्सीन से मुतालिक भी बहुत सारी बातें जो है वो हम सोशल मीडिया पे सुनते हैं। फिर ये जो बच्चों की वैक्सीनेशन होती है इसके हवाले से भी अब बहुत सारी बातें सुन रही हैं। क्या ये कॉज कर सकती हैं, इनकी वजह से भी कोई, इनके साइड इफेक्ट पे भी कोई इस वजह से कोई चीज़ हो सकती है जो कि ऑटिज्म को ट्रिगर करे? देखिए, मैं अपने सारे पेशेंट्स को और सारे पाकिस्तानी बहन भाइयों को बताता हूँ कि साथ वाले घर की आंटी की बातें ना सुने और बाकी लोगों की बातें ना सुने। आप गूगल और चैट जीपीटी कर लें। चैट जीपीटी आपको मल्ले की आंटी से बेहतर इंफॉर्मेशन दे देगा। सो फिलहाल टिल डेट किसी वैक्सीनेशन का कोई ताल्लुक नहीं है। इससे बहुत पहले एक मुहिम चली थी कि जो मम्प्स, मीजल, रूबेला MMR की वैक्सीन होती है, वो कॉज करती है। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराएं, वो बहुत बीमारियों से बचेंगे। ऑटिज्म के कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर वो सारे हैं जो हम प्रोग्राम के शुरू में बात कर चुके हैं। डॉक्टर उसामा, आपने वैसे चैट जीपीटी की बात की है और मोहल्ले की आंटी की बात की है। अब तो लोग इतने एक्सपर्ट हो गए, प्रॉम्प्ट भी चैट जीपीटी को ऐसे ही करते हैं कि मोहल्ले की आंटी की तरह बताओ, अबे तबे करके ऐसे बता, ये बता, यूं कर। तो वो जैसे प्रॉम्प्ट करे ना, वो वैसे बिहेव भी करना शुरू हो जाता है। इसमें जी। इसमें मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। मेरे पास आजकल DHA बैरिया की जो मॉम्स है ना, वो अपने बच्चों को लेके आती हैं कि डॉक्टर साहब इसको ऑटिज्म डायग्नोज कर दें। मैं कहता हूं भाई क्यों कर दें, भाई ये आजकल एक फैंसी डायग्नोसिस है, स्वैग है। सो आप बच्चे को अगर वो बातचीत नहीं कर रहा तो उसकी स्पीच थेरेपी पे काम करेंगे, कुछ छोटी छोटी चीजें करेंगे। आप क्यों लेबल लगाना चाहते हैं? क्यों लगाना, वाकई ये तो बहुत वैसे डिफरेंट आपने एक बात बताई है। अच्छा, अगर हम स्पीच थेरेपी की बात करते हैं या बिहेवियरल थेरेपी की बात करते हैं, बच्चा क्या मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है अकॉर्डिंग टू, जैसे अब हम तो, क्योंकि इनके लिए अलग नॉर्मल है, हर इंसान का अपना नॉर्मल है और हर इंसान का अपना ठीक है। तो आप तो माहिर हैं, ये बात ज़्यादा वाज़े तौर पर बता सकते हैं कि नॉर्मल रूटीन में बच्चा कैसे बिहेवियर उसका बदल सकता है, बेहतर हो सकता है अगर पता लग जाए कि ये ऑटिज्म का बच्चा है। देखें, मुकम्मल ठीक तो मैं, आप और उजैर भाई भी नहीं है। मुकम्मल ठीक कोई नहीं होता, ठीक है। सो हमने उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को नियर आज का एक्सेप्टेड नॉर्मल करना है जी। सो उसके लिए जितनी जल्दी काम शुरू होगा, सही। सबसे पहले डायग्नोसिस कि ये हेयरिंग प्रॉब्लम नहीं है, थायराइड का प्रॉब्लम नहीं है, ये जेन्युइनली एक ऑटिज्म का बच्चा है। फिर हमने बात कर ली कि स्पेक्ट्रम है। ठीक। एक वो बच्चा है जो ऑटिज्म विद सिवियर लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसकी हम बहुत मदद नहीं कर सकते। सही। एक बच्चा है जो एस्पर्जर्स है, जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है, जिसपे 4 से 6 महीने काम के साथ वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। ठीक। सो उस पाथवे को जितनी जल्दी शुरू करेंगे, स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, सेंसरी थेरेपी, इवन हमने पहले TMS पे बात की थी, हम TMS से भी उन बच्चों की मदद करते हैं। तो ये एक जर्नी है। मैं अक्सर पेरेंट्स को बताता हूँ कि ये एक मैराथन है, ठीक है। 100 मीटर रेस नहीं है जी। तेज नहीं भागना, स्लोली ग्रेजुअली बच्चे को लेके चलें। बिल्कुल, ये एक स्लो प्रोसेस है और पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पेरेंट्स को बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। और बिल्कुल जो सोसाइटी है, ख़ास तौर पर सबसे पहले तो फैमिली के जितने भी अफराद हैं उन्हें बहुत ज़्यादा काइंड होना चाहिए इन बच्चों के साथ, क्योंकि ये डिफरेंट एबिलिटीज़ के साथ हैं ये बच्चे। आप ये मत समझें कि जनाब के एक ही अगर कोई सफ में बच्चे खड़े हैं कुछ तो ये भी अलग उसमें खड़े नहीं हो है, जाएंगे। इनको अलग थलग ट्रीट ना करें। इनमें सलाहियतें बहुत ज़्यादा डिफरेंट different होती हैं और ये ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। ज़्यादा जो कि creative साबित होते हैं, हुआ ऐसे ही है। है। तो सोसाइटी को भी अपना रवैया जो है वो इनके साथ काइंड रखने की ज़रूरत है और इनको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यू नेवर नो, ये वाकई अगर थ्योरी अगर सच हो जाती है तो एक वक्त आएगा कि हम कोई, ये लोग मेजॉरिटी में होंगे और फिर ये हमें नॉर्मल समझ रहे होंगे। तो किसी को भी अलग थलग ना जाने, अपने बीच में रख के प्यार मोहब्बत से इनके साथ पेश आएं और यकीनी तौर पर ये ऐसे फिर मुस्तकबिल में बच्चे होते हैं, इतने शार्प भी होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी सलाहियतें होती हैं कि कोई पता नहीं आपको सरप्राइज देखिए वहाँ। और ये बच्चे होते भी बड़े फरिश्ता से मासूम होते हैं, क्योंकि इनमें वो चालाकियां नहीं है वो इनमें वो तेजी नहीं होती जो कि दूसरे बच्चों में होती है। अब बच्चों की हम बात करें तो आपको ये भी बता दें कि हर वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा ज़हीन हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो नन्हे फरिश्ते
अपनी जहानत का सबूत बचपन से ही देना शुरू कर देते हैं। अक्सर हम नादानी में उनके तजस्सुस को शरारत समझकर दबा देते हैं। माहिरीन कहते हैं कि अगर आपका बच्चा पहली बार में बात समझ आता है तो समझ जाइए कि उसके अंदर कोई बड़ा दानिश्वर या कोई आप समझ लें कि बड़ी शख्सियत जो है वो छुपी हुई है। ये वो बच्चे हैं जो हम उम्रों से ज़्यादा मालूमात भी रखते हैं और जिनकी यादाश्त देखकर बड़े भी दंग रह जाते हैं। और ये कुदरत का आप इसे गिफ्ट समझ सकते हैं जो किसी भी घर में चमक सकता है। वाकई। और उज़ैर, सबसे दिलचस्प बात यह कि ये ज़हीन बच्चे अपने हम उम्रों के बजाय बड़ों से गुफ्तगू में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि इनकी जो सोच है वो पुख्ता होती है और इनके सवालात आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और मुताले का जो शौक़ होता है इनका, इनकी शख्सियत को मज़ीद निखार देता है। क़यादत की सलाहियत और मसाइल को हल करने के लिए जी बहुत ज़बरदस्त इनके पास सलाहियत होती है कि ये पहचान जाते हैं। और वालिदैन को चाहिए कि वो इन अलामात को पहचानें और बच्चे के तजस्सुस को ख़त्म करने के बजाय उसे दुरुस्त समत में जो गामजन करवाएं। और याद रखें कि जहानत पर किसी तबके की इजारादारी नहीं है, ये अल्लाह की वो नेमत है जो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो और हौसला अफजाई से कायनात बदलने की रखती है। तो ज़हीन बच्चों पर तो ज़्यादा फोकस होना चाहिए, और जो अगर ज़हीन नहीं भी है ना तो उन पर भी अगर आप काम करेंगे तो उनकी भी कोई ना कोई जहानत आप पकड़ लेंगे। हर बच्चा अपने अंदाज में एक बड़ा मुख्तलिफ और बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट करें, टाइम दें, ख्याल रखें। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। खलीज में जंग के बाद से हम देख रहे हैं कि यूएई ने अब अपनी वीज़ा पॉलिसी नरम की है, जिसका पाकिस्तानी हुनरमंद खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ मार्च के महीने में 9,500 से ज़ायद पाकिस्तानी यूएई गए। साल 2026 के पहले 3 माह यूएई जाने वाले पाकिस्तानियों की मजमूई तादाद में 1500% से ज़ायद इजाफा देखा गया। बिल्कुल ऐसे। और ये मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा है। और जाने वालों में सिर्फ मजदूर तबका नहीं बल्कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और IT प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। और यूएई में इस वक्त किन शोबों में पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कोप मौजूद है, इस पर तफसीली बात कर लेते हैं। हमें मुत्तहिदा अरब अमारात से ज्वाइन किया सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान यूसुफ ज़ई ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। यूएई जाने की बात हो रही है तो कितनी बड़ी तादाद में इजाफा है और अचानक क्यों इतना बड़ा इजाफा देखने में आया कि जी लोग जा रहे हैं? और सिर्फ मजदूर तबका नहीं बल्कि प्रोफेशनल्स भी अब हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात जा रहे हैं। जी सुबह बखैर। यकीनी तौर पर ये पाकिस्तानी हुकूमत के लिए एक तशवीशनाक खबर है कि कितनी बड़ी तादाद में नौजवान जो हैं वो यूएई की तरफ रुख करें, बाकी GCC कंट्रीज की तरफ रुख करें। अगर सिर्फ साल 2026 के पहले 3 महीने की बात की जाए तो जनवरी में 17,000, फरवरी में 14,000 और जैसे आपने बताया कि मार्च में 9,500 के करीब लोग जो है वो आए हैं। यकीनी तौर पर ये तादाद जो है बदतरीज कम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी तादाद अगर इसको कंपैरिजन किया जाए पिछले साल से तो तकरीबन 1500% जो है इसमें इजाफा देखने में आया। यकीनी तौर पर यूएई में मौके जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में मौके कम होने की वजह से और इसकी बहुत ज्यादा और भी वजूहात है कि लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़कर अब यूएई का रुख कर रहे हैं। तो यकीनी तौर पर यूएई की मार्केट जो है वो डेवलप हो रही है, यहाँ पर मौके बहुत ज्यादा मौजूद है। लेकिन साथ साथ मैं अफसोस के साथ हूँ कि इन्हीं लोगों को मौके अगर पाकिस्तान में मिलते तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान में अपने बेहतर मुस्तकबिल का सोच सकते थे। जी अच्छा इमरान, ये जो आप तादाद बता रहे हैं कि तादाद बढ़ गई है यूएई आने वालों की, क्या ये वहाँ पर सारे कोई जॉब के लिए आ रहे हैं या फिर हम देख रहे हैं कि कुछ फ्लाइट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो कुछ लोग यूएई का भी रुख कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से फ्लाइट्स जो हैं वो दस्तयाब है, तो ये भी नंबर जो हैं वो उसके अंदर ऐड हो रहे हैं और रेशो जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है? नहीं जी, ये जो तादाद आपने बताई ये सिर्फ यूएई की है और यूएई में इस वक्त यूएई वैसे भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए दूसरा नंबर है जहाँ पर पाकिस्तानी जो है आबाद है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है। लेकिन ये जो गुज़िश्ता 3 माह है इसमें जैसे पाकिस्तान के हालात, महंगाई बढ़ गई, वहाँ पे मुआशी हालात के इतने तसलसल जो है इतना बेहतर नहीं था, उस वजह से यूएई की मार्केट जो है वो नियरेस्ट भी थी। लेकिन इसके साथ साथ बता चलिए कि हमने इस पर बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं, यहाँ पर वीजा की पाबंदियों सख्तियों के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आ रहे हैं, यकीनी तौर पर ये विजिट वीजा पर आए हैं और कुछ जॉब्स के लिए आए। लेकिन जॉब्स की चूंकि पाकिस्तान में ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस चैनल के थ्रू यूएई में आके जॉब्स करनी है, तो ज्यादातर लोग जो है यकीनी तौर पर ये विजिट वीजा वाले हैं या टूरिस्ट वीजा लेकर यहाँ पर है, यहाँ पर आकर जॉब ढूंढते हैं। लेकिन अब चूंकि यूएई में और लेकिन इसमें एक और दिलचस्प खबर ये भी है कि ये जितनी बड़ी तादाद हम बता रहे हैं 40,000, इससे तकरीबन आधे लोग जो है वो वापस भी जा चुके होंगे या दूसरे कंट्रीज की तरफ मूव कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर विजिट वीजे वाले जो है वो जॉब आसानी से चेंज या कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क वीजा में। जी अच्छा इमरान, ये बताएगा यूएई की हुकूमत ने पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए कोई ख़ास मराहत या कोई कोटा भी मुख्तस की है जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद जो है वो इस तरफ रुख कर रही है?
नहीं, हमारी मालूमात के मुताबिक कोई ऐसा कोटा तो नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान के हालात को लेकर पाकिस्तानी नौजवान, जैसे एक सर्वे मैं देख रहा था गुज़श्ता रोज, तो 70% लोग जो है वो पाकिस्तान, हर दूसरा बंदा जो है पाकिस्तान छोड़ना चाहता है। तो इस हालत में जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तानियों के लिए जो पहली ऑप्शन होती है वो जो मुल्क है जहाँ पर सैलरीज अच्छी हैं, तो पाकिस्तानियों के लिए पहली ऑप्शन इमरान, हमें ये भी बताएं कि आप ये बात कर रहे हैं कि विजिट वीज़ा पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो दुबई में आए हैं, यूएई में आए हैं, तो हमें ये भी बता दें कि क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि जो ऑनगोइंग सिचुएशन चल रही है वॉर की, उसकी वजह से होटल्स की प्राइसेस जो हैं वो कम हुई हैं और वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी सस्ती हुई हैं, इसकी वजह से भी लोग समझ रहे हैं कि शायद ये बेहतर मौका है कि अगर आपने विजिट करना है, कोई टूर प्लान करना है, तो अभी आप जा सकते हैं, पाकिस्तानी खतरा तो मोल ले लेते हैं। जी बिल्कुल ज़हर, आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 3 रोज कबल जब ये एक खबर गर्दिश कर रही थी कि यूएई ने दोबारा से अपने वीज़ा जो है उसमें नरमी कर दिया, तो बड़ी तादाद में मेरे एक ट्रैवल दोस्त है, उन्होंने कहा कि उनसे तकरीबन 15,000 लोगों ने सिर्फ 2 दिन के अंदर रब्ता किया है वीजे के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इस वॉर की सिचुएशन में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो यूएई आना चाहते हैं। इसमें एक बात तो ये है कि लोग यूएई पर ट्रस्ट करते हैं और दूसरी बात ये है कि वो अपने मुस्तकबिल के बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूएई आना चाहते हैं और पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो ये पाकिस्तानियों के लिए तो यकीन तौर पर तशवीशनाक बात है, लेकिन यूएई हुकूमत के लिए एक नहीं इमरान, बिल्कुल ऐसी भी बात नहीं है कि ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर और वो बिल्कुल ट्रस्ट भी करते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मौजूद है, खूब से खूब तर की तलाश जो है वो तो हमेशा जारी रहती है इंसान की जिंदगी में। लेकिन ट्रैवल भी बहुत करना चाहते हैं अवाम, बस पाकिस्तानी को ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और वाकई इमरान शायद ये गोल्डन चांस भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक कशीदा सूरत हाल है जहाँ थोड़ी चीज़ें हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं प्राइसेस भी डाउन है चीज़ों की, तो वहाँ पर ये होता है ना कि अवेलेबिलिटी हो जाती है, लोग जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। खैर ये तो डिबेट चलती रहेगी, लेकिन फ़ायदे क्या क्या हैं अगर कोई जाता है और मुस्तकिल तौर पर रहना चाहता है, उसके लिए आगे क्या चांसेस हैं, क्या मौके मिलते हैं? जी जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आते हैं वो बेहतर मुस्तकबिल की सोच के आते हैं। फिर बाद में वही करूँगा कि पाकिस्तान में वो हालात नहीं है कि उनको वो इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता, वो फैसिलिटीज नहीं दी जाती हैं। ये कि आपको एक छोटे से मिसाल देता हूँ कि गुज़श्ता दिनों में एक डॉक्टर जो है वो पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे जॉब की तलाश के लिए, तो आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में एक औसतन जो नया डॉक्टर होता है उसको 1 से 1.5 लाख रुपए जो है वो सैलरी दी जाती है। उसी के मुकाबले में अगर आप यहाँ पर यूएई में देखें या दीगर ममालिक में देखें तो 5 से 6 लाख रुपए उनको इनिशियल सैलरीज दी जाती है। तो ये एक कंपैरिजन है, हुकूमत को इस तरफ सोचना होगा। तो इस बेहतर मुस्तकबिल के लिए और यहाँ पर जॉब आवर्स जो है वो भी कम है, यकीन तौर पर अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर सैलरीज भी अच्छी हैं, मौके भी अच्छे हैं, तरक्की की मोर ऑप्शंस भी हैं और जॉब इन्वायरमेंट जो है बड़ा फ्रेंडली है। तो मतलब आपको ज्यादा लंबी 35-35 घंटे की शिफ्ट्स नहीं करनी पड़ती है। तो मैंने एक सेक्टर की आपको मिसाल दी है, ऐसे बेशुमार मिसालें मैं दे सकता हूँ कि वो उस अगर कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान का और यूएई का या दीगर ममालिक का, तो यकीनी तौर पर नौजवान जो अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। लेकिन मैं साथ साथ आपको एक इसका बैड वो बताऊं कि अगर इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान कंटिन्यू छोड़ते जाएगा तो इसका सालाना ऑलरेडी हमें $4.2 बिलियन जो है वो नुकसान हो रहा है अगर इतनी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी। इमरान चले ये तो गारंटी है, जॉब सिक्योरिटी की गारंटी हो सकती है, लेकिन जान की सिक्योरिटी तो खतरे में है ना। अब तो खलीजी ममालिक भी उस खतरे की लपेट में है जहां से अब पाकिस्तान ज्यादा सिक्योर फील हो रहा है। डोंट यू नीड टू वरी, सिक्योरिटी की अगर बात करें और इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। अब इतना भी ना हल्के में ले पाकिस्तान को, वो हम अंडरस्टैंड करें, लेकिन ये सिक्योरिटी खदशात अब ज्यादा है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वो जो चाह रहे थे कि सिक्योरिटी की बेस पर लोगों ने रुख किया इन ममालिक का, तो वहाँ वो मीम्स भी आ रही हैं, रील्स भी आ रही है कि हाय मैं तो बचने के लिए यहाँ आया था और यहाँ भी गोली बम खाना पड़ रहा है। तो वो सूरत हाल तो है, बट यस अगर बेहतर मुस्तकबिल की आप बात करें, जॉब सिक्योरिटी की बात करें, तो वो हमें ज़रूर बताएगा कि किन शोबों में ज़्यादा स्कोप है, किन लोगों को जाना चाहिए, किन लोगों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि हम नॉर्मली सुनते आ रहे हैं कि मजदूर तबका ही होता है जो ज़्यादा इस तरफ मूव करता है। तो प्रोफेशनल्स के हवाले से हमें बताएगा कौन कौन से ऐसे शोबे हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि ये पहली बार ऐसे देखने में आया कि अब हुनरमंद अफराद जो हैं उन्होंने रुख किया यूएई के लिए। तो यकीनी तौर पर इसमें डॉक्टर्स शामिल हैं, इंजीनियर शामिल हैं। और अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे सफीर साहब पहले ये कह चुके हैं कि यहाँ पर हुनरमंद अफराद की जरूरत है, लेबर्स की। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेबर मौजूद है ऑलरेडी यूएई की मार्केट के अंदर। तो आईटी सेक्टर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा, सिविल एविएशन की सेक्टर में जो यहाँ पर बहुत सारी
ऑप्शन है। हेल्थ के खास तौर पर जो मेल नर्सेज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन उसके लिए यही है, लेकिन साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ तो हमें मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा मसला और प्रॉब्लम्स क्या होती है कि वहाँ पर हमारे पाकिस्तान में कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इन लोगों को, ये लोग जो है ये जॉब्स के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक बाकायदा ओवरसीज मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होना चाहिए कि जो इनको बाकायदा कैटेगराइज करे और उनको सर्टिफिकेट्स वहाँ से दे और फिर वो यहाँ पर आए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर आगे पता चलता है कि उनको सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी और वो सर्टिफिकेशन आप अपने मुल्क में बैठ के भी कर सकते हैं। क्योंकि एक बंदा जब पाकिस्तान से ट्रैवल करके यहाँ आता है तो उसके एक्सपेंस होती है, यहाँ पे रहने के एक्सपेंस है, खाने के एक्सपेंस है, और साथ साथ वीजा कॉस्ट जो है बड़ी मैटर करती है, तो फिर आपको वीजा चेंज करने की कॉस्ट जो है वो भी पड़ जाती है। तो एक मैकेनिज्म है, उसकी भी अगर हुकूमत पाकिस्तान से जिंदगी से गौर करे और ये जो इतनी बड़ी तादाद में नौजवान आ रहे हैं ताकि उसमें ज्यादा तादाद वापस ना जाए, तो वो लोग जो यहाँ पर रह जाए, वो जॉब्स करें, तो एक मैकेनिज्म है जो पाकिस्तान में बनाने की जरूरत है ताकि ये जो नौजवान वहाँ से इतनी बड़ी तादाद में मूव करे, वो यूएई में आते हैं इतना सरमाया लगा के, तो वो यहाँ पर सस्टेन भी कर सके, वो जॉब भी हासिल कर सके, यहाँ की इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट भी कर सके। तो उसकी तरफ हमें, मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा तवज्जो की दरकार है। बिल्कुल ठीक है इमरान, इस मामले पर भी ये बात आपकी दुरुस्त है, तवज्जो देने की जरूरत है, गवर्नमेंट को भी चाहिए, और कैफ्टा जैसे और बहुत सारे इदारे जो हैं ये काम कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो हुनरमंद बना सके जो मजदूर यहाँ से दुबई में, यूएई में या फिर किसी और मुल्क में भी जाते हैं, तो उनके पास कोई सर्टिफिकेशन मौजूद हो, जो भी वो काम कर रहे हैं, चाहे कोई प्लम्बर है, चाहे कोई इलेक्ट्रिशियन है या किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, तो ये सर्टिफिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है, इस पर काम हो रहा है, मजीद काम होना चाहिए ताकि जब करवाए जा रहे हैं अब तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल ऐसे ही है, और म्यूचुअली वेंचर इस तरह से भी किए जा रहे हैं, कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा रही हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी अब हर इंसान पर खुद डिपेंड करता है कि वो अपनी स्किल्स को कितना निखार सकता है और मूव कर सकता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।